नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम है आदर्श मौर्य। मैं आज आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य और रोग। हम लोग इस चैप्टर में जिन जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आप इस स्लाइड से देख के पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर की नोट चाहिए तो आप हमारी ऐप साइंस मेला को डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को पढ़ाया हुआ है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे ना मिस हो सके। और ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि है मानव स्वास्थ्य और रोग। परिचय। प्राचीन समय से ही भारत, आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सक ये मानते थे कि स्वास्थ्य मन व शरीर की ऐसी स्थिति है जो कुछ तरलों द्वारा संतुलित बना रहता है। प्राचीन भारत में जो हमारे आयुर्वेदिक या फिर यूनानी चिकित्सक थे वो ये मानते थे जो स्वास्थ्य होता है वो कुछ तरलों द्वारा संतुलित किया जाता है। जैसे आयुर्वेद में कफ वायु पित्त के संतुलन को ही स्वास्थ्य का आधार माना गया है, और जैसे कि हमारे आयुर्वेद में कफ वायु पित्त को ही क्या माना गया है, स्वास्थ्य का आधार माना गया है, यानी कि स्वास्थ्य इसी पे टिका होता है। परंतु ये सभी अनुभव पर आधारित धारणाएं थी, लेकिन ये जो धारणाएं थी वो किस पे आधारित थी, अनुभव पर आधारित थी, यानी कि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। जब स्वास्थ्य की बातें करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है हमारा WHO, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि स्वास्थ्य की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से दी गई है। तो इन्होंने स्वास्थ्य की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से दी गई है, जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। जब शरीर के सभी अंग प्रत्यंग आपस में व बाह्य वातावरण के साथ उचित व वांछित संतुलन बनाए रखते हुए सही कार्य करते हैं तो इस दशा या फिर स्टेट में शरीर को स्वास्थ्य या निरोगी कहा जाता है। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति सामाजिक, मानसिक और शारीरिक संतुलन की स्थिति में होता है, यानी कि अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका सामाजिक, मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। इसमें मुख्य रूप से 3 कारक होते हैं। पहला हमारा है अनुवांशिक विकार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ये विकार जीन या गुणसूत्र की असामान्यता के कारण उत्पन्न होते हैं। तो जो ये विकार होते हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं, जीन या गुणसूत्र की असामान्यता के कारण उत्पन्न होते हैं। ये हमें माता पिता से जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं, अर्थात ये वंशागत होते हैं, यानी कि ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, माता पिता से होते हैं और जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं। और ये क्या होते हैं, वंशागत होते हैं। वंशागत कहने का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। दूसरा हमारा है संक्रमण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेक्शन। अनेक रोगाणुओं के संक्रमण से भी स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसमें जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोअन, कृमि आदि मुख्य संक्रमण कारक होते हैं। तो हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो क्या कहते हैं, रोगाणुओं के संक्रमण द्वारा भी क्या होता है, प्रभावित होता है। जैसे कि जीवाणुओं द्वारा, वायरस द्वारा, प्रोटोजोअन द्वारा और कृमि आदि द्वारा क्या होते हैं, ये संक्रमण के मुख्य कारक होते हैं। तीसरा हमारा है जीवन शैली, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्टाइल। वर्तमान में असंतुलित जीवन शैली भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, जिसमें हमारे खाने पीने का ढंग, कहने का मतलब है अगर हम लोग सही से खाएंगे पिएंगे नहीं तब भी हमारा स्वास्थ्य क्या होगा, प्रभावित होगा। खाने पीने की चीज़ों का प्रकार, अगर खाने पीने की जो चीज़ें हैं अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगी, जैसे कि आजकल बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अनहेल्दी खाने हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत चाव से खाते हैं, ठीक ना। तो अगर हमारे खाने पीने का प्रकार अगर सही नहीं होगा तब भी जो हमारा स्वास्थ्य होगा वो क्या होगा, प्रभावित होगा। व्यायाम, विश्राम व मानसिक तनाव, अतिव्यस्तता आदि भी क्या करते हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव में सामान्य रोग के बारे में। मानव में रोग उत्पन्न करने वाले कारक को रोगाणु, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन कहते हैं। ये वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोअन, कृमि आदि हो सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये वायरस का चित्र है, ये जीवाणु है, ठीक ना, और ये हमारा क्या, प्रोटोजोअन, यूग्लिना है, और ये हमारा क्या है, कृमि है, ठीक ना। तो ये हमारे क्या है, सारे रोगाणु हैं। इन्हें परजीवी भी कहा जाता है और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी भी कहते हैं, ठीक ना। रोगाणुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी भी कहते हैं, क्योंकि ये मनुष्य या अपने परपोषी के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, मनुष्य और जो इनका परपोषी होता है, यानी कि जहाँ से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक ना, उनके शरीर के अंदर भी रह सकते हैं और उनके शरीर के बाहर भी रहकर क्या करते हैं, स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं। रोग जनकों को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवियों। में अपने परपोषी में प्रवेश करने, परपोषी ऐसी कोशिका होती है जिसको ये नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक ना।
में प्रवेश करने व अपने आप को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, यानी कि उसमें प्रवेश करने के लिए और उसमें अपने आप को सुरक्षित भी बनाते हैं, यानी कि परपोषी में प्रवेश भी करते हैं और परपोषी के अंदर अपने आप को क्या करते हैं, सुरक्षित बनाए रखने के लिए अनुकूलन पाए जाते हैं। यानी कि कुछ इनके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, ठीक ना, जिसके कारण क्या कहते हैं, ये उनसे बचे रहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं आहार नाल में आने वाले रोग जनकी को बने रहने के लिए, अगर आहार नाल में कोई अगर रोगजनक पहुंच जाता है तो वहाँ पे बने रहने के लिए उसके लिए निम्न चीज़ों की, यानी कि निम्न गुणों की आवश्यकता होती है, यानी कि निम्न अनुकूलनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि वहाँ के पीएच को सहने व एंजाइमों का प्रतिरोध करने के लिए अनुकूलित होना आवश्यक है। यानी कि वहाँ की पीएच को सहने का मतलब है अगर पीएच कम होगा तो अम्ल होगा और पीएच अगर ज़्यादा होगा तो वो क्षार होगा। यानी कि क्षार और अम्ल को सहने की क्षमता होनी चाहिए। व एंजाइम का प्रतिरोध, यानी कि अगर कोई एंजाइम है जो इनको क्या कर सके, नुकसान पहुंचा सके, उसके प्रति इनका क्या होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए, यानी कि उसको नुकसान ना पहुंचा पाए। इसके लिए इन्हें क्या होना चाहिए, अनुकूलित होना आवश्यक है। यानी कि जो अनुकूलन होना चाहिए इनके अंदर वो बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ हम मनुष्य में होने वाले कुछ रोगों के कारक, प्रभाव, नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे। पहला रोग हमारा क्या है, टाइफाइड। तो टाइफाइड जो आप ये चित्र देख रहे हैं ये सैल्मोनेला टाइफी का है, इसी के द्वारा क्या कहते हैं, टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। दूसरा रोग है हमारा निमोनिया। तो निमोनिया किसके द्वारा होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये किसका चित्र है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का चित्र है, ठीक ना। ये जो जीवाणु होता है निमोनिया को अंजाम देता है, यानी कि इसके कारण क्या होता है, निमोनिया रोग होता है। तीसरा रोग हमारा है सामान्य जुकाम। जो सामान्य जुकाम होता है वो हमारा नासा विषाणुओं द्वारा होता है, जिसका चित्र कुछ ऐसा दिखता है। चौथा है हमारा मलेरिया। मलेरिया आप देखेंगे इन 4 तरीके के प्रोटोजोवन द्वारा होते हैं, जिनको हम लोग आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे या फिर देखेंगे। पांचवा है हमारा अमीबिता। अमीबिता होता है इंटअमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है, जिसका चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या करता है, अमीबिता नामक रोग कॉज करता है। छठवा हमारा एस्केरिसिता। जो आप ये चित्र देख रहे हैं एस्केरिस का, ठीक ना, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स का चित्र, ये क्या करता है, एस्केरिसिता फैलाता है। सातवां हमारा फाइलेरिया। फाइलेरिया को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलेरिसिस बोलते हैं। ये कृमि द्वारा फैलाया जाता है, जिनका नाम है ब्रूचेरिया ब्रैनकॉफ्टी और बुर्गिया मलाई। आठवां हमारा दांत। दांत को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रिंगवर्म। तो रिंगवर्म किसके द्वारा फैलाया जाता है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और इपिडर्मोफाइटॉन द्वारा फैलाया जाता है। तो एक एक करके हम लोग आने वाली स्लाइड में इन रोगों के बारे में पढ़ेंगे, इनका कारक क्या होता है, इनका प्रभाव क्या होता है, इनको नियंत्रण कैसे करेंगे, ठीक ना। इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे अभी आने वाली स्लाइड्स में। पहला रोग है हमारा टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है जिसमें मानव में टाइफाइड ज्वार होता है। तो साल्मोनेला टाइफी क्या है, एक रोगजनक जीवाणु है, जिसका चित्र आप देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, साल्मोनेला टाइफी का चित्र है, ठीक ना। और ये क्या है, जीवाणु है एक, जिससे मानव में टाइफाइड ज्वार होता है, यानी जो टाइफाइड का बुखार होता है वो इसी के द्वारा होता है। यह रोगजनक आमतौर से सदूषित भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है और वहां से रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है। जो ये रोगजनक होता है वो किससे फैलता है, हमारा जो सदूषित भोजन या पानी होता है, यानी कि जो दूषित भोजन या फिर पानी होता है उससे कहाँ पे जाता है, छोटी आंत में हमारी जाता है और वहाँ से रक्त द्वारा शरीर के अन्य भागों में भी क्या कहते हैं, पहुँच के नुकसान पहुँचाता है। इस रोग में कुछ सामान्य लक्षण हैं। पहला हमारा लक्षण क्या है, उच्च ज्वार जो कि होता है 39 से 40 सेंटीग्रेड। दूसरा हमारा लक्षण है कमजोरी और अगला लक्षण है हमारा अमाशय। अमाशय मतलब होता है पेट में पीड़ा, कब्ज, सिर दर्द और भूख ना लगना इत्यादि। तो ये इस रोग के कुछ लक्षण हैं जिनको अभी हम लोगों ने पढ़ा। गंभीर मामलों में आंत में छेद और मृत्यु भी हो सकती है। अगर इसका मामला बहुत गंभीर हो जाए, सीरियस हो जाए, तो आंत में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है और जिससे व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। अगला पॉइंट है हमारा टाइफाइड ज्वार की पुष्टि विडाल परीक्षण से हो सकती है। और जो टाइफाइड का ज्वार की जो पुष्टि होती है, यानी कि जो जब हम लोग चेकअप कराते हैं तो इसकी पुष्टि किसके द्वारा होती है, विडाल परीक्षण द्वारा होती है, ठीक ना। लास्ट पॉइंट में हमारा एक रोचक तथ्य है जो इस रोग को याद रखने में आपको मदद करेगा। मैरी मेलॉन उपनाम टाइफाइड मैरी वह पेशे से रसोइया थी। तो जो मैरी मेलॉन या फिर उसका उपनाम क्या था, हमारा टाइफाइड मैरी था, जो पेशे से क्या थी, एक रसोइया थी। और जो खाना वह बनाती थी उसके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलाती थी। और जो वो अपना खाना बनाती थी अपने ग्राहकों के लिए, उसके द्वारा वो वर्षों तक क्या करती थी, टाइफाइड के वाहक के रूप में कार्य करती थी और जो और भी लोग थे उनके अंदर टाइफाइड नामक रोग को फैलाती थी, ठीक ना।
अब हम लोग दूसरे रोग के बारे में पढ़ेंगे जो कि है निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु मानव में निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो आप ये पहला चित्र देख रहे हैं किसका चित्र है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का है। और जो आप दूसरा चित्र देख रहे हैं ये वाला, ये किसका है, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी का है, ठीक ना। ये दोनों क्या हैं, जीवाणु हैं। ये दोनों क्या हैं, जीवाणु हैं। और ये जीवाणु क्या करते हैं, मानव में निमोनिया रोग को फैलाते हैं या फिर उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। इस रोग में फुसफुस को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स के वायु कोष्ठ को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एल्विलाई, संक्रमित हो जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देखेंगे ये हमारा लंग्स का चित्र है, ठीक ना। जो लंग्स में ये जो किनारे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक ना, ये वाला, ठीक ना, इसको अगर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और जो आपको ये जो संरचना नीचे ये गुब्बारे जैसी फूली फूली संरचना दिख रही है, ठीक ना, ये सारी, ठीक ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्विलाई बोलते हैं, ठीक ना। तो इस रोग में जो हमारा एल्विलाई है वो क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। संक्रमण के फलस्वरूप वायु कोष्ठों में तरल भर जाता है। यानी कि जब ये संक्रमण होता है जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो वायु कोष्ठ होता है, ये हमारा क्या है, वायु कोष्ठ है, ठीक ना। वायु कोष्ठ को हवा से भरना चाहिए तो हवा से भरने की बजाय ये किससे भर जाता है, तरल से भर जाता है, यानी कि लिक्विड से भर जाता है, ठीक ना। अगर जब ये लिक्विड से भर जाता है तो जिसके कारण हमारा क्या होता है, अगले पॉइंट में पढ़ते हैं हम, जिससे कारण सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं, ठीक ना। और जिसके कारण क्या होता है, जो सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे हवा भरना चाहिए तो हवा की जगह यहाँ पे क्या आ गया, पानी आ गया। तो पानी भरने के कारण क्या कहते हैं, जो गैसियस एक्सचेंज होती है, यानी कि जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसमें क्या होती है, दिक्कत आती है। और जिसके कारण हम लोगों को सांस लेने में भी बहुत गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। ज्वार, ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द आदि निमोनिया के लक्षण हैं। तो ये निम्न लक्षण हैं जो निमोनिया के दौरान देखे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, गंभीर मामलों में ओठ और हाथ की उंगलियों के नाखून का रंग धूसर। धूसर रंग कहने का मतलब है जो ब्लैक और वाइट के बीच का जो कलर होता है, ग्रे कलर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धूसर रंग कहते हैं। धूसर से लेकर नीला तक हो जाता है, ठीक ना। गंभीर मामलों में क्या होता है, ओठ और हाथों की उंगलियों के नाखून का रंग कैसा हो जाता है, धूसर से नीला तक हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदुकों को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट्स अथवा एरोसॉल सांस द्वारा अंदर लेने से या संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। यानी कि ये संक्रमण फैलता कैसे है, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, अगर वो छींका या फिर सांस लिया तो जो उसके बिंदुक होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट होते हैं या फिर बूंदें होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदुक बोलते हैं, ठीक ना। जो छींकने या फिर सांस लेने के दौरान नाक से बाहर निकलती हैं। अथवा एरोसॉल, उसको हम लोग एरोसॉल भी कहते हैं। अगर सांस द्वारा इसे अगर हम अंदर ले लेते हैं, यानी कि जो अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है सांस द्वारा अगर इसे अंदर ले लिया है या फिर संक्रमित व्यक्ति का गिलास या बर्तन इस्तेमाल कर लिया, तब भी यह रोग उसे फैल जाएगा। कुछ अन्य जीवाणु रोग हैं जैसे अतिसर पेचिश, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डायसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया आदि। यानी कि ये क्या है, ये सारे जीवाणु जनित रोग हैं, ठीक ना। इनके अलावा भी क्या कहते हैं, ये जीवाणु द्वारा फैलते हैं, ये और भी रोग हैं। इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना था, तो ये एक लाइन थी जिनके बारे में आपको सिर्फ ऐसे पढ़ लेना है, जो कि एनसीईआरटी में दी गई थी। हमारा अगला रोग है सामान्य जुकाम। मानव में बहुत से विषाणु भी मानव में रोग का कारक होते हैं। मानव में जो बहुत ढेर सारे विषाणु होते हैं वो भी रोगकारी होते हैं, यानी कि रोगों के कारक होते हैं। विषाणुओं का एक ऐसा ही समूह नासा विषाणुओं, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, राइनोवायरस का है, जो मानव में सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग सामान्य जुकाम फैलाता है। तो विषाणुओं का एक ऐसा समूह है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नासा विषाणु, जो कि आप ये चित्र देख रहे हैं किसका चित्र है, नासा विषाणु का चित्र है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, राइनोवायरस। और ये क्या करता है, मानव में सबसे ज़्यादा संक्रामक कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा फैलने वाला रोग फैलाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य जुकाम कहते हैं। ये नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं। और ये किसको किसको संक्रमित करते हैं, नाक और श्वसन पथ को ही संक्रमित करते हैं, लेकिन फेफड़ों को नहीं। और ये फेफड़ों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सामान्य जुकाम के अभिलक्षण हैं नासी संकुलता, यानी कि जो नाक में खुजली होती है, जो नाक बार बार बहती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नासी संकुलता कहते हैं। और कंठदाह, कंठदाह कहने का मतलब है बोलने में दिक्कत। स्वर रुक्षता, जिसका मतलब होता है फटी आवाज़। खांसी, सिर दर्द, थकावट आदि, जो प्रायः 3 से 7 दिन तक रहते हैं। तो ये सामान्य अभिलक्षण है जो जुकाम के दौरान हम लोग देखते हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट में पढ़ेंगे यह रोग कैसे फैलता है। संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकले बिंदुक जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं, अथवा पेन, किताबों, प्यालों, दरवाज़ों की मूठों,
कंप्यूटरों के कीबोर्ड या माउस जैसी संदूषित हुई वस्तुओं से संपर्क में आता है तो उसे संक्रमण हो जाता है। हमारा अगला रोग है मलेरिया। मानव में कुछ रोग प्रोटोजोआ से भी होते हैं। मलेरिया एक ऐसा रोग जिससे मनुष्य कई सालों से लड़ता आ रहा है। प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोअन इस रोग के लिए उत्तरदायी है। तो मलेरिया किससे होता है? हमारा प्लाज्मोडियम से द्वारा होता है, और प्लाज्मोडियम हमारा क्या है? एक प्रोटोजोअन है। यानी कि जो मलेरिया है वो कौन सा डिजीज़ है? प्रोटोजोअन डिजीज़ है। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जो प्लाज्मोडियम की अलग अलग जातियां होती हैं, जो कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है। दूसरा हमारा क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई है। तीसरा हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये जो अलग अलग प्रकार के प्लाज्मोडियम होते हैं, अलग अलग प्रकार के मलेरिया के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। एक प्रजाति ये भी होती है प्लाज्मोडियम ओवेल, जिसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया गया था, लेकिन आप चित्र में देख सकते हैं, ये भी क्या करता है? मलेरिया ही फैलाता है। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होने वाला दुर्दम को इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट, सबसे गंभीर है और यह घातक भी हो सकता है। यानी कि सबसे घातक मलेरिया कौन फैलाता है? हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम फैलाता है। ठीक ना, ये वाला जो है सबसे घातक मलेरिया फैलाता है। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में। संक्रमित मादा एनोफिलीज मानव को काटती है। जो आप ये मच्छर देख रहे हैं, ये कैसा है? संक्रमित है, यानी कि इसके अंदर पहले से ही जीवाणु मौजूद हैं। ठीक ना, ये संक्रमित मादा एनोफिलीज है। जब ये मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणुज को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट्स। ठीक ना, जीवाणु और जीवाणुज में अंतर होता है। तो जीवाणुज की इंग्लिश क्या होती है? स्पोरोजोइट्स, और जीवाणु की इंग्लिश क्या होती है? बैक्टीरिया। तो आप ये ध्यान देंगे के रूप में मानव के शरीर में घुस जाते हैं। तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो जीवाणुज के रूप में क्या करता है? मानव में घुस जाता है। जीवाणु संक्रामक रूप है। जो जीवाणुज होता है प्लाज्मोडियम का क्या होता है? संक्रामक रूप होता है। प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। जो प्रारंभ में क्या होता है? जो परजीवी होते हैं, यानी कि स्पोरोजोइट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर जीवाणुज ही क्या है? हमारे परजीवी हैं। ये प्रारंभ में क्या करते हैं? यकृत में अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। यकृत कहने का मतलब लीवर में ये क्या करते हैं? अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। ठीक ना, तो जो ये परजीवी होते हैं वो क्या करते हैं? यकृत की कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करते हैं और अपनी संख्या को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और बढ़ाने के बाद क्या करते हैं? जो लीवर की सेल्स होती हैं, जो यकृत की कोशिकाएं रहती हैं, उनको क्या कर देते हैं? फोड़ के मोचित हो जाते हैं। ठीक ना, और निकलने के बाद वो कहाँ पे आक्रमण करती हैं? लाल रुधिर कणिकाओं में क्या करती हैं? आक्रमण करती हैं, जिससे लाल रक्त कणिकाएं फट जाती हैं। जिसके कारण फिर क्या होता है? जो लाल रक्त कणिकाएं रहती हैं वो भी क्या हो जाती हैं? इसमें फट जाती हैं। पहले यकृत की कोशिकाएं फट जाती हैं, उसके बाद क्या होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं भी क्या हो जाती हैं? फट जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही एक अविषालु, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? टॉक्सिक पदार्थ हीमोजोइन निकलता है, जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से आने वाला उच्च आवृत्ति ज्वार के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि जब जो ये लाल रक्त कणिकाएं के अंदर जब ये प्रवेश करता है तो वहाँ पे भी क्या करता है? अपनी संख्या को वृद्धि करता है और लाल रक्त कणिकाओं को क्या कर देता है? ये फोड़ देता है। ठीक ना, जिसके कारण एक टॉक्सिक पदार्थ निकलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोजोइन कहते हैं, जो क्या करता है? प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल पे क्या करता है? उच्च आवर्ती ज्वार के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। यानी कि ये क्या करता है? ठिठुरन दे के बुखार आने की क्रिया को अंजाम देता है। जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है, तो संक्रमित व्यक्ति कहने का मतलब यहाँ पे है जिस व्यक्ति को मलेरिया हुआ रहता है। जब ऐसे व्यक्ति को मादा एनोफिलीज मच्छर काटती है, ठीक ना, ये अगर मच्छर इसे काट लेता है तो जो परजीवी होता है वो इसके अंदर क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है, और उसका आगे का परिवर्धन वहाँ होता है। और जो उसका आगे का परिवर्धन या जो आगे की डेवलपमेंट होती है वो इसके शरीर के अंदर होती है, यानी कि मादा एनोफिलीज के अंदर होती है। तो परिवर्धन के अंदर कौन सी क्रिया आती है? जो निषेचन और जो उसके आगे की प्रक्रिया होती है ना, वो मच्छर के आमाशय में होती है, यानी कि मच्छर के पेट के अंदर होती है। ये परजीवी मच्छर में बहुसंख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं, और जो ये परजीवी होते हैं ये मच्छर के अंदर बहुसंख्यात्मक रूप से क्या होते हैं? वृद्धि करते हैं या फिर बढ़ते रहते हैं, और जीवाणुज बन जाते हैं। और उसके बाद वृद्धि करके किस में बन जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, जीवाणुज बन जाते हैं, जो उसकी लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं, जो उसकी लार ग्रंथियों में क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। यानी कि जो आप ये देखेंगे ये मच्छर की क्या है? लार ग्रंथि है, ठीक ना। इसी के अंदर आप देखेंगे जो जीवाणुज है वो क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा, ठीक ना। कहने का मतलब है जो जीवाणुज होता है वो आंत से निकलकर मच्छर की लार ग्रंथियों में प्रवेश कर जाता है।
जब यह मच्छर किसी मानव को काटता है तो जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और जब यह मच्छर किसी और मानव को काटता है जाके वापस से, तो जो जीवाणु होता है उसके शरीर में क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। और इस प्रकार ऊपर वर्णित घटना आरंभ हो जाती है, यानी कि जो इस प्रकार की जो वर्णित घटना है जो ऊपर अभी हम लोग पढ़े हैं सारी, ठीक ना, वो फिर से क्या हो जाती है, पुनः से शुरू हो जाती है। मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर 2 परपोषियों की ज़रूरत पड़ती है। जो मलेरिया परजीवी होता है यानी कि प्लाज्मोडियम, उसको अपना जीवन चक्र यानी कि जो उसकी लाइफ साइकिल है उसको पूरा करने के लिए या 2 परपोषियों की इसकी ज़रूरत पड़ती है या फिर आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से हैं, मनुष्य और मच्छर। मादा एनोफिलीज रोग वाहक अर्थात रोग का संचारण करने वाले भी है, और जो मादा एनोफिलीज होती है वो क्या करती है, रोग वाहक होती है, यानी कि रोगों का संचारण करती है। इस रोग के उपचार के लिए एंटीमनी यौगिक युक्त औषधियों का प्रभाव विशेष लाभ पहुंचाता है, और इसका उपचार किससे किया जाता है, एंटीमनी यौगिक युक्त औषधियों द्वारा किया जाता है। हम प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को एनसीईआरटी के डायग्राम से समझेंगे। पहले स्टेप में क्या होता है, ये मच्छर कैसा होता है, संक्रमित होता है, यानी कि जीवाणु जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो मनुष्य होता है वो संक्रमित नहीं होता है, और मच्छर कैसा होता है, संक्रमित होता है। जब मच्छर मानव को काटता है तो जो जीवाणु होता है वो इसके अंदर क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। उसके बाद रक्त द्वारा वो कहाँ पे चला जाता है, उसके लीवर पे चला जाता है। लीवर में जाने के बाद वो लीवर की सेल्स में प्रवेश कर जाता है, जहाँ पे वो क्या करता है, अलैंगिक रूप से जनन करता है या फिर वृद्धि करता है। और वृद्धि करने के बाद क्या करता है, जो यकृत की कोशिकाएं रहती हैं, ठीक ना, उन्हें फोड़ कर क्या करता है, ये मोचित हो जाता है या फिर मुक्त हो जाता है। और उसके बाद ये जाता है कहाँ पे, रेड ब्लड सेल पे या फिर लाल रक्त कणिकाओं पे जाता है, और वहाँ पे ये क्या करता है, उन पे आक्रमण करता है, ठीक। और आक्रमण करने के बाद वहाँ पे भी ये क्या करता है, अलैंगिक रूप से ही जनन करता है और अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। यानी कि लीवर सेल में भी क्या कहते हैं, ये अलैंगिक रूप से जनन करेगा, और ब्लड सेल में भी क्या कहते हैं, अलैंगिक रूप से जनन करेगा। उसके बाद क्या करता है, अलैंगिक रूप से जब क्या कहते हैं, जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये रेड ब्लड सेल को क्या कर देती हैं, फोड़ देती हैं, जिसके कारण एक टॉक्सिक पदार्थ निकलता है जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोजोइन कहते हैं, जो कि मलेरिया में बुखार के लिए उत्तरदायी होता है। अगले स्टेप में जो कुछ जीवाणु रहते हैं वो लाल रक्त कणिकाओं में जब रह जाते हैं तो वहाँ से उनकी लैंगिक अवस्थाएं शुरू होती हैं, और फिर उनका आगे वहीं पे परिवर्धन होता है। परिवर्धन कहने का मतलब आगे का जो डेवलपमेंट होगा वो वहीं पे होगा। आगे ये डेवलप होकर मादा और नर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये अपने युग्मकों को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि नर युग्मक देगा और जो मादा होगा वो मादा युग्मक देगी, ठीक ना। और ये नर युग्मक और जो मादा युग्मक रहता है वो मनुष्य के अंदर अभी भी प्रेजेंट रहता है। और जब मच्छर क्या कहते हैं, किसी मनुष्य को काटता है, यानी कि जो ये दूसरा स्टेप है, ठीक ना, ये जो यहाँ वाला स्टेप है, इस केस में मनुष्य क्या कहते हैं, संक्रमित होता है और मच्छर संक्रमित नहीं होता है, ठीक ना। तो जब मच्छर क्या कहते हैं, मनुष्य को काटता है, जो ये संक्रमण होता है वो मच्छर के अंदर चला जाता है, यानी कि मच्छर के अमाशय के अंदर चला जाता है। और जो आगे का डेवलपमेंट होता है, निषेचन और जो परिवर्धन होता है वो मच्छर के अमाशय के अंदर ही होता है, यानी कि निषेचन और क्या कहते हैं, जो आगे की डेवलपमेंट होती है या फिर जो आगे की वृद्धि होती है वो मच्छर के पेट में होती है। और मच्छर के पेट में कहाँ पे होती है, आंत में होती है उसके बाद परिवर्धन होने के बाद जो जीवाणुज होता है वो क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, यानी कि जो जीवाणुज है ये क्या हो जाएगा, वहीं पे परिपक्व हो जाएगा, ठीक ना। और परिपक्व होने के बाद वो आंत से कहाँ पे चला जाता है, मच्छर की लाल ग्रंथियों में वापस से चला आता है। उसके बाद जो मच्छर होता है वो क्या होता है, संक्रमित हो जाता है। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देखेंगे ये मच्छर कैसा है, संक्रमित है। जब ये मनुष्य को काटता है तो मनुष्य को क्या हो जाता है, मलेरिया रोग फैल जाता है। तो ये साइकिल पुनः से क्या हो जाता है, वापस से प्रारंभ हो जाता है। आई होप आपको ये पूरी प्रक्रिया आसानी से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लें। अब हम मलेरिया रोग के लक्षण और तथा उसके रोकथाम के बारे में पढ़ेंगे। रोग के होने पर सिर में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। इस रोग में सिर में क्या होता है, दर्द होता है। रोगी का जी मचलता है एवं उल्टियाँ होने लगती हैं, और रोगियों का क्या होता है, जी मचलता है, और जिसके कारण क्या होती है, उल्टियाँ होती है। सर्दी होकर तेज ज्वार चढ़ता है, और सर्दी होती है हमको, और उसमें क्या होता है, बहुत तेज़ी से बुखार भी चढ़ता है। रोग से बचने के लिए मलेरिया फैलने के मौसम में 300 मिलीग्राम कुनैन प्रतिदिन खाते रहना चाहिए। पानी को उबाल कर पीना, फल एवं सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर प्रयोग में लेना चाहिए। आसपास अथवा घर में ठहरे हुए जल का निकास कर देना चाहिए।
मच्छरों को फैलने से रोकने एवं उन्हें नष्ट करने के लिए डीडीटी, गैमेक्सिन, मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे जो मलेरिया के जो लार्वा होते हैं या फिर जो मच्छर होते हैं वो मर जाते हैं। अगला रोग है हमारा अमीबिता, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, अमीबियासिस। मानव की बृहत आंत कहने का मतलब है जो बड़ी आंत होती है, में पाए जाने वाले एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोवन परजीवी। और जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, ये हमारा एंटमीबा हिस्टोलिटिका का चित्र है, ठीक ना। और ये कैसा परजीवी है, प्रोटोजोवन नामक परजीवी है। से अमीबिता या फिर इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, अमीबियासिस या फिर अमीबी अस्तर होता है। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका से क्या होता है, हमारा अमीबिता नामक रोग होता है। कोष्ठबद्धता, जिसे कि सरल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, कब्ज, उदारी पीड़ा और ऐंठनो, अत्यधिक श्लेष्मा और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग के लक्षण होते हैं। घरेलू मक्खियाँ इस रोग की शारीरिक वाहक हैं। जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं इस रोग की क्या होती हैं, शारीरिक वाहक होती हैं। और परजीवी कहने का मतलब है, यहाँ पे परजीवी कहने का मतलब इससे है, ठीक ना, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से है। को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें प्रदूषित कर देती है। यानी कि ये क्या करती है, जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसके मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक लेकर जाती है। यानी कि जब मक्खियाँ होती हैं, ठीक ना, अगर उसके मल पे बैठने के बाद किसी फल या फिर कहीं पे और भी ये बैठ गई तो वो क्या करती हैं, वाहक के रूप में कार्य करती हैं और इस रोग को फैलाती हैं। मल पदार्थ द्वारा प्रदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत हैं। यानी कि अगर मल पदार्थ द्वारा क्या कहते हैं, अगर कोई पानी गंदा हुआ, कोई खाद्य पदार्थ संक्रमित हुआ हो तो ये इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। अगला रोग है हमारा एस्केरिसिता, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कैरियासिस बोलते हैं। सामान्य गोल कृमि एस्कैरिस और फाइलेरिया कृमि वुचरेरिया कुछ ऐसे कृमि हैं जो मनुष्य के लिए रोगजनक हैं। आंत्र परजीवी, आंत्र मतलब कि इंटेस्टाइन, एस्कारिस से एस्केरिसिता, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कैरियासिस नामक रोग होता है। जो आप ये चित्र देख रहे हैं ये किसका चित्र है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स का चित्र है। और इससे कौन सा रोग फैलता है, हमारा एस्कैरियासिस नामक रोग फैलता है। आंतरिक रक्तस्राव, पेशी पीड़ा, ज्वार, आरक्ता और आंत्र का अवरोध इस रोग का लक्षण है। तो इस रोग के ये कुछ लक्षण हैं जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी, जल, पौधों आदि को प्रदूषित कर देते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण प्रदूषित पानी, साग सब्जियों, फलों आदि के सेवन से हो जाता है। अगला रोग है हमारा फाइलेरिया, जिसे इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलेरियासिस बोलते हैं। वुचरेरिया की दो स्पीसीज, वुचरेरिया ब्रैनकॉफ्टाई, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, वुचरेरिया ब्रैनकॉफ्टाई है, ठीक ना। और दूसरा हमारा क्या है, वू मेलाई, यानी कि ब्रूगिया मेलाई, ठीक ना। इसका पूरा नाम क्या है, ब्रूगिया मेलाई। ये चित्र किसका है, ब्रूगिया मेलाई का चित्र है, ठीक ना। ये पोस्टीरियर एंड कहने का मतलब ये पीछे का हिस्सा है और एंटीरियर एंड कहने का मतलब ये आगे का हिस्सा है, ठीक ना। ऐसे फाइलेरियाई कृमि, और ये क्या है, हमारे दोनों कृमि है, ठीक ना। कैसे कृमि है, फाइलेरियाई कृमि है, ठीक ना, जो कि फाइलेरिया नामक रोग फैलाते हैं, जिनके कारण अंगों में प्रायः अर्धपाद की लसिका वाहिकाओं में धीरे धीरे बढ़ने वाले दीर्घकालिक शोथ हो जाता है। जिसके कारण जो पैर होता है, पैर के अंदर जो लसिका वाहिकाएं होती हैं, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल कहते हैं, वहाँ पे ये क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और ये कहता है दीर्घकालिक शोथ है, यानी कि बहुत लंबा समय तक रहने वाला रोग है। ये कृमि इन अंगों में कई वर्ष तक रहते हैं और ये जो कृमि होते हैं इन अंगों में कई वर्ष तक बने रहते हैं। यह रोग हस्तीपद, जिसे कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हाथी पाँव या स्लीपद या फिर एलिफेंथियासिस अथवा फाइलेरियासिस कहते हैं। यह रोग क्या कहलाता है, हस्तीपद या फिर हाथी पाँव कहलाता है। इस रोग में क्या होता है, जो पैर होता है ना वो फूल के बहुत सा बड़ा सा हाथी जैसा हो जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग इस रोग को क्या बोलते हैं, हस्तीपद या फिर हाथी पाँव या फिर इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेंथियासिस कहते हैं, ठीक ना। जननिक अंग भी अक्सर इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं। तो इस रोग से क्या कहते हैं, जो जननिक अंग होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और इसकी वजह से बड़ी भारी विरूपताएं आती हैं और इसकी वजह से बहुत बड़ी भारी विरूपताएं आती हैं, यानी कि जो रूप होता है वो इंसान का बिगड़ जाता है। रोगवाहक मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर के अंदर संचारित हो जाते हैं। तो मच्छर क्या होता है, इसका वाहक होता है। जब यह मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो क्या कहते हैं, ये जो रोगजनक है उस व्यक्ति के अंदर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं या फिर संचारित हो जाते हैं। अगला रोग है दांत, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रिंगवर्म।
माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और इपिडर्मोफाइटॉन। जो आप ये पहला चित्र देख रहे हैं ये किसका चित्र है? माइक्रोस्पोरम का। और जो दूसरा चित्र आप देख रहे हैं ये ट्राइकोफाइटॉन का है। और जो ये लास्ट वाला चित्र देख रहे हैं ये किसका चित्र है? इपिडर्मोफाइटॉन का है। आदि वंश जनर के अनेक कवक, और ये सब क्या हमारे कवक हैं। दाद या फिर दांत को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग वर्म के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। यह संक्रामक रोग मनुष्य में बहुत ही सामान्य है, और जो ये संक्रामक रोग है मनुष्य में बहुत ही सामान्य रूप से देखा जा सकता है। शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून और सिरोवल्क, सिरोवल्क को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैल्प पर सूखी, यानी कि जो हमारा जो बाल होता है, ठीक ना, वहाँ पे जो आसपास का जो बाल के एरिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैल्प कहते हैं। सल्की विच्छितियाँ, सल्की विच्छितियाँ कहने का मतलब जो आप ये चित्र में देख रहे हैं, ठीक ना, जो इस तरीके से रेड रेड करके दिखने लगता है, ठीक ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्की विच्छितियाँ कहते हैं। और सल्की विच्छितियों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केली लीजन। इस रोग के त्वचा के दाद, यानी कि इस रोग में क्या होता है? त्वचा में दाद होता है, और ये प्रभावी होते हैं, और ये इसके क्या है? प्रमुख लक्षण भी हैं। इन विच्छितियों में तेज खुजली होती है, और इन विच्छितियों में क्या होते हैं? बहुत तेज़ी से क्या होती है? खुजली होती है, यानी कि दांत के दौरान बहुत ज़्यादा खुजली होती है। उष्मा और नमी इन कवकों को त्वचा के वल्लों, वल्लों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोल्ड, जैसे कि वल्लों का मतलब आगे दिया गया है, जैसे कि ग्रोइन अथवा पद अंगुलियों के बीच में पनपने में मदद करते हैं। ग्रोइन मतलब कि जो जांघ का एरिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोइन कहते हैं। और पद अंगुलियों को कहने का मतलब जो उंगलियों के बीच का हिस्सा होता है, ठीक ना, यानी कि जहाँ पे एक उंगली खत्म होती है और दूसरी उंगली शुरू होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पद उंगलियों के बीच में पनपने में मदद मिलती है, ठीक ना, यानी कि जब वहाँ पे ऊष्मा और नमी होती है तब ये पनपते हैं, यानी कि ये बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। दाद आमतौर पर मिट्टी से या संक्रमित व्यक्ति के तौलिए, कपड़े या कंघे तक का प्रयोग करने से हो जाता है। तो दाद किसके किसके द्वारा होता है? संक्रमित व्यक्ति का, अगर हम तौलिया यूज़ कर लें, कपड़ा यूज़ कर लें, या फिर कंघा यूज़ कर लें, या फिर मिट्टी से भी यह रोग फैल जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्रामक रोगों से बचाव व नियंत्रण के बारे में। व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्ति स्वयं की शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखे तथा स्वच्छ भोजन का सेवन करने से संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। दूसरा, जन स्वच्छता, सार्वजनिक पेयजल स्रोतों तथा खाद्य पदार्थों को प्रदूषण रहित करके एवं अपशिष्ट व मलमूत्र का समुचित निपटान करके संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। तीसरा हमारा है रोग वाहकों का नियंत्रण करके। अनेक रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, हाथी पाँव, अमीबी, पेचिस आदि के वाहक मक्खी, मच्छर व अन्य कीट आदि होते हैं, जिनको नियंत्रित करके कई प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है, जिससे कि वे वाहक होते हैं। रोगवाहक कीटों को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। पहला हमारा है रोगवाहक कीटों के प्रजनन स्थलों को खत्म करके, जैसे रुके हुए पानी को हटाकर मच्छरों पर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, कीटनाशकों का उपयोग कर रोगवाहक कीटों को खत्म किया जा सकता है। अगला हमारा है गम्बुसिया मछली मच्छरों के लार्वा को खाकर उनको नियंत्रित करती है। अगला स्टेप है हमारा जाली के दरवाजे, खिड़कियां व मच्छरदानी का प्रयोग करके इन रोगों से भी बचा जा सकता है। चौथा है हमारा वायुवाहित रोगों से बचाव। वायुवाहित रोगों से बचने के लिए इन रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों या उनकी वस्तुओं के निकट संपर्क में आने से बचना चाहिए। पांचवा है टीकाकरण। विभिन्न रोगों से बचाव टीकाकरण द्वारा किया जा सकता है, जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया व टिटनेस आदि से टीकाकरण द्वारा बचा जा सकता है। छठवां हमारा क्या है एंटीबायोटिक व अन्य औषधियों द्वारा भी क्या होता है रोगों का बचाव किया जाता है। इनके द्वारा विभिन्न रोगों का इलाज एवं नियंत्रण किया जा सकता है। हमारा अगला टॉपिक है प्रतिरक्षा, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। प्रतिरक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, शरीर की वह क्षमता जिसके द्वारा शरीर बाहरी पदार्थों की पहचान कर लेता है। हमारे शरीर के पास एक ऐसी क्षमता होती है जिसके कारण वो क्या करता है, जो शरीर के बाहरी पदार्थ होते हैं उनको क्या कर लेता है? पहचान लेता है। वह उन्हें अपने ऊतकों को बिना क्षति पहुँचाए, और वो क्या करता है? अपने ऊतकों को बिना क्षति पहुँचाए, यानी कि जो अपना ऊतक है या फिर जो अपना सेल है उसको क्षति नहीं पहुँचाता है। बिना क्षति पहुंचाए निष्प्रभावित, निष्कासित अथवा उपापाचित कर देता है, यानी कि जो रोगाणु होते हैं उनको क्या कर देता है? निष्प्रभावित कर देता है, या फिर निष्कासित कर देता है, या फिर उपापाचित कर देता है, यानी कि उनको पचा देता है या फिर नष्ट कर देता है। प्रतिरक्षा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली हमारी है सहज, सहज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अर्थात अनुवांशिक प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक ना, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल और इनिटेट इम्यूनिटी। दूसरा हमारा क्या है? उपार्जित अर्थात जीवन काल में विकसित प्रतिरक्षा, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब हम लोग प्रतिरक्षा के पहले प्रकार को पढ़ेंगे, जो कि हमारा सहज, प्राकृतिक अर्थात अनुवांशिक,
ये तीनों नाम क्या कहते हैं, इनको तीनों नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल और इनिटेड इम्यूनिटी। यह प्रतिरक्षा जन्म के साथ ही प्राप्त होती है, अर्थात यह माता पिता से बच्चों में आती है, इसलिए इसे अविशिष्ट या जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। इस प्रतिरक्षा में हमारे शरीर में कुछ अंग अवरोधक का कार्य करते हैं और इस प्रतिरक्षा में जो हमारे शरीर के कुछ अंग होते हैं वो अवरोधक का कार्य करते हैं, यानी कि आने वाली कुछ चीज़ें हैं उनको रोकने का कार्य करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, अवरोधक। और रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं, और जो रोगाणु होते हैं उनको शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं, यानी कि उनको रोकते हैं, यानी कि उसके प्रति क्या करते हैं, अवरोधक का कार्य करते हैं। और यदि प्रवेश कर जाते हैं तो विशिष्ट क्रियाएं करके उन्हें मृत कर देते हैं, और अगर प्रवेश कर भी जाते हैं तो वो कुछ विशिष्ट क्रियाएं करते हैं, ठीक ना, जिन्हें वो क्या करते हैं, मार डालते हैं या फिर उनको मृत कर देते हैं। यह मुख्य रूप से निम्न 4 अवरोधकों से बना होता है। पहला हमारा क्या है, शारीरिक रोध, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल बैरियर। हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है। जो शरीर की त्वचा होती है उसका मुख्य काम क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकना। श्वसन जठर तंत्र, जिसे कि इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, और जनन मूत्र पथ को आश्रित करने वाली इपिथीलियम का श्लेष्मा आलेप, जिसे कि इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकस कोटिंग, भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में सहायता करता है। दूसरा है हमारा कायिकी रोध, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर। आमाशय में अम्ल, मुंह में लार, आंखों में आंसू, ये सभी रोगाणु वृद्धि को रोकते हैं, यानी कि जो आमाशय के अंदर अम्ल होता है या फिर एसिड होता है, और मुंह में जो हमारी लार होती है और जो आंखों में आंसू होते हैं, ठीक ना, ये रोगाणुओं की वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं, ताकि रोगाणु बढ़ ना पाए बॉडी में। तीसरा है हमारा कोशिकीय रोध, जिसे कि इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर बैरियर। हमारे शरीर के रक्त में बहुरूप केंद्रक श्वेताणु, उदासीन रंजी, जिसे कि शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, PMNL न्यूट्रोफिल्स, जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु, यानी कि श्वेताणु को हम लोग क्या बोलते हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं, ठीक ना। तो PMNL न्यूट्रोफिल्स क्या है, एक प्रकार का श्वेताणु है, ठीक ना, एक प्रकार की WBC है। और एक केंद्रकाणु, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसाइट्स, तथा प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट्स, ठीक ना। तो ये सारे क्या हैं, एक प्रकार के लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक ना। जो ये हमारे एक केंद्रकाणु है, ठीक, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का लिम्फोसाइट है। एवं उत्कों में बृहद भक्षकाणु, जिसे इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस, रोगाणुओं का भक्षण करते हैं और नष्ट करते हैं, ठीक ना। यानी कि जो हमारी ये भक्षकाणु है, ठीक ना, ये हमारे जो मोनोसाइट है और जो ये हमारा PMNL है, ठीक ना, ये सब क्या करते हैं, रोगों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, या फिर जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करने में सहायक होते हैं, ठीक ना। चौथा है हमारा साइटोकाइन रोध। विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीनों का स्रवण करती हैं जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती हैं। तो जो विषाणु से संक्रमित कोशिकाएं होती हैं वो एक प्रोटीन का स्रवण करती हैं जिसका नाम क्या होता है, इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन होता है। जो ये इंटरफेरॉन प्रोटीन होता है वो क्या करता है, जो हमारी असंक्रमित कोशिकाएं हैं, यानी कि जो अभी संक्रमण में नहीं आई है विषाणुओं के द्वारा, उनको आगे विषाणु के संक्रमण से क्या करती हैं, वो बचाती हैं, ताकि और जो आगे बची कोशिकाएं हों वो विषाणुओं द्वारा संक्रमित ना हो जाएं। तो ये हमारा क्या था, साइटोकाइन रोध। दूसरे प्रकार की प्रतिरक्षा है हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यह प्रतिरक्षा प्रतिजन विशिष्ट है और इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है प्रतिजनों के प्रति क्या होती है, विशिष्ट होती है। प्रतिजन मतलब क्या होता है, हमारे रोगाणु या फिर रोग कारक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिजन कहते हैं। इसका मुख्य गुण स्मृति है और इसका जो मुख्य गुण क्या है, स्मृति है। स्मृति मतलब कि याददाश्त। जब शरीर में रोग कारक प्रथम बार प्रवेश करता है, जब कोई भी रोगाणु हमारे शरीर में पहली बार प्रवेश करता है, तब प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षी बनाकर जो प्रतिक्रिया दर्शाता है उसे प्राथमिक अनुक्रिया या फिर इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इसे प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी कि जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो क्या करता है, रोग कारक के प्रति प्रतिरक्षी बनाता है और जो प्रतिक्रिया दर्शाता है या फिर दिखाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। इस अनुक्रिया के दौरान स्मृति कोशिकाएं बनती हैं और इस अनुक्रिया के दौरान क्या बनता है, हमारी बॉडी में स्मृति कोशिकाएं बनती हैं। अतः जब वही रोग कारक शरीर में पुनः प्रवेश करता है, यानी कि जो रोग कारक पहली बार प्रवेश किया रहता है हमारे शरीर में, अगर वही फिर से क्या कहते हैं, प्रवेश करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र पूर्व निर्मित स्मृति कोशिकाओं के सहयोग से अधिक मात्रा में प्रतिरक्षी निर्मित कर उच्च तीव्रता से अनुक्रिया करता है, जिसे द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया या फिर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं।
तो जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसमें क्या होता है, पूर्व निर्मित स्मृति कोशिकाएं रहती हैं, ठीक ना। उनके सहयोग से क्या करती हैं, जो हमारी प्रतिरक्षियां होती हैं वो अधिक मात्रा में बनने लगती हैं, ठीक ना। जब अधिक मात्रा में बनेंगी तो वो क्या करेंगी, उच्च तीव्रता से क्या करेंगी, अनुक्रिया करेंगी रोगकारी के प्रति या फिर रोगाणुओं के प्रति, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार की लसिका अणुओं द्वारा होती हैं। ये हैं बी लसिका अणु और टी लसिका अणु। तो जो द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की लसिका अणुओं द्वारा होती हैं। पहला हमारा क्या है, बी लसिका अणु, और दूसरा हमारा क्या है, टी लसिका अणु। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्जित प्रतिरक्षा के कारक। उपार्जित प्रतिरक्षा को हम लोग आर्जित प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। पहला कारक है हमारा बी कोशिका। रोग जनकों की अनुक्रिया में बी लसिका अणु हमारे रक्त में प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वे रोग जनकों से लड़ सकें। ये प्रोटीनें प्रतिरक्षी या फिर एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। तो जो बी लसिका अणु होती है वो क्या करती है, हमारे रक्त में प्रोटीनों की सेना को उत्पन्न करती है ताकि जो रोग जनक है यानी कि जो रोग फैलाते हैं हमारी बॉडी में उनसे ये क्या कर सके, लड़ सके। और ये प्रोटीनें प्रतिरक्षी या फिर एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। दूसरे प्रकार की कोशिका है हमारी टी कोशिका। टी कोशिकाएं खुद तो प्रतिरक्षियों का श्रवण नहीं करती हैं। जो टी कोशिकाएं होती हैं वो प्रतिरक्षियों को नहीं बनाती हैं या फिर प्रतिरक्षियों का श्रवण नहीं करती हैं, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिकाओं की सहायता करती हैं। लेकिन जो प्रोटीन होता है उसको बनाने में क्या करती है, बी कोशिकाओं की सहायता करती हैं। तो टी कोशिकाएं क्या करती हैं, खुद तो नहीं बनाती हैं प्रतिरक्षियों को, लेकिन बी सेल की क्या करती हैं, सहायता करती हैं प्रोटीन उत्पन्न करने में ताकि वो रोगाणुओं से लड़ सके। अब हम आर्जित प्रतिरक्षा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा प्रतिरक्षा मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम, और जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है AMIS, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं तरल प्रतिरक्षा तंत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है HIS या CHIS। या बी कोशिकाओं द्वारा प्रदान की जाती है। जो तरल प्रतिरक्षा तंत्र है वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है, हमारी बी कोशिकाओं द्वारा प्रदान की जाती है, तथा इसकी स्मृति कम होती है। और जो इसकी स्मृति होती है यानी कि जो इसकी मेमोरी होती है या फिर याददाश्त होती है वो क्या होती है, कम होती है। अतः यह प्रतिरक्षा कम अवधि की होती है। कहने का मतलब इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है वो कम समय के लिए होती है। इसके प्रतिरक्षी रक्त में पाए जाते हैं। और इसके प्रतिरक्षी कहाँ में पाए जाते हैं, रक्त में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार की हमारी प्रतिरक्षा है कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम, और जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CMIS। कोशिका मध्यम प्रतिरक्षा तंत्र टी कोशिकाओं पर निर्भर होता है। और जो हमारा ये CMIS है वो किस पर निर्भर करता है, टी कोशिकाओं पर निर्भर करता है। और जबकि यह CHIS किस पर निर्भर करता है, बी कोशिकाओं पर निर्भर करता है। टी कोशिकाएं कुल लसिका अणुओं का 70% भाग बनाती हैं। और जो टी कोशिकाएं होती हैं लसिका अणुओं का 70% भाग बनाती हैं। इसकी अवधि अधिक होती है। और जो इसकी अवधि होती है यानी कि जो इसका टाइम पीरियड होता है वो अधिक समय के लिए होता है। यह अंग प्रत्यारोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यह अंग प्रत्यारोपण में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंग प्रत्यारोपण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो आप क्या टिक लगा के आएंगे, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र अंग प्रत्यारोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरक्षी प्रोटीन ग्लोबुलिन की संरचना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ग्लोबुलिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। जो प्रतिरक्षियाँ होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की, और कुछ इस प्रकार की दिखती हैं जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। रक्त सीरम में पाए जाने वाली एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, IG कहा जाता है। प्रत्येक इम्यूनोग्लोबुलिन की संरचना में 4 पॉलीपेप्टाइड, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन श्रृंखलाएँ होती हैं। और जो प्रत्येक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है उसमें 4 प्रोटीनें होती हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। एक प्रोटीन, ये हमारा दूसरा प्रोटीन, ये हमारा तीसरा प्रोटीन, और ये हमारा चौथा प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड इसलिए जो प्रोटीनों में बंध बनता है वो पेप्टाइड बंध बनता है, और ढेर सारे पेप्टाइड बंध मिलकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिनमें 2 लंबी श्रृंखलाएं होती हैं जिन्हें भारी श्रृंखला या फिर H चेन कहते हैं। इसमें 2 लंबी श्रृंखला होती हैं। जो आप ये श्रृंखला देख रहे हैं ये लंबी वाली, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, H चेन कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग हिंदी में भारी श्रृंखला कहते हैं। H मीन्स यहाँ पे हैवी चेन। वह 2 छोटी या हल्की श्रृंखलाएं L चेन होती हैं। आप देखेंगे ये 2 ठो आपको क्या दिखेंगी, ये L चेन कहलाती हैं। और जो ये आप देखेंगे ये 2 ठो कैसी हैं, हैवी चेन है, ठीक ना। एक ये है, एक ये है, ठीक ना। ये क्या है, हमारी हैवी चेन है, ठीक ना। और ये हमारी क्या है, लाइट चेन है, यानी कि ये दोनों हमारी क्या है, L चेन है या फिर लाइट चेन, ठीक ना। जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, हल्की श्रृंखलाएँ। लाइट मतलब क्या होता है, हल्का।
इसलिए प्रतिरक्षी को H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है। इसलिए जो प्रतिरक्षियाँ होती हैं इनको हम H2 और L2 के रूप में क्या करते हैं, दर्शाते हैं या फिर दिखाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये चारों प्रोटीन श्रृंखलाएं एक साथ पाई जाती हैं और वाई के आकार की संरचना बनाती हैं। आप देखेंगे जो ये चारों प्रोटीन हैं ये एक साथ पाई जाती हैं और वाई के आकार की संरचना का निर्माण करती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें प्रतिरक्षी की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंधों तथा सहसंयोजी बंधों द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। इसमें जो प्रतिरक्षी की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं यानी कि जो प्रोटीनों का निर्माण करती हैं वो क्या कहलाती हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कहलाती हैं। और डाइसल्फाइड बंधों कहने का मतलब है जो आप ये बंध देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना, ये दो सल्फर दिख रहे हैं आपको, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइसल्फाइड बंध कहते हैं, ठीक ना। तथा सहसंयोजी बंध यानी कि इनके बीच एक बंध होता है, ठीक ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध होता है। यानी कि अगर इसको हम और मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर देखें तो सहसंयोजी बंध आप आसानी से देख सकते हैं, द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जा सकते हैं और जो हमारा शरीर है उसमें विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं, जिनमें से कुछ उदाहरण के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं IgA, IgM, IgE और IgG, ठीक है। ये कुछ उदाहरण है प्रतिरक्षियों के जो हमारी बॉडी में क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। और प्रतिरक्षियाँ देखने में कुछ इस प्रकार से दिखती हैं, वाई शेप की। इस डायग्राम में देखेंगे यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिजन बंधक स्थल। यानी कि यही एक बंधन स्थल होता है जो प्रतिजनों को क्या कर लेता है, उससे जुड़ जाता है और जुड़ के क्या करता है, उसे समाप्त करता है। तो यहाँ पे 2 प्रतिजन बंधक स्थल होते हैं जो रोगाणुओं से जुड़कर उनको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। जो आप ये छोटी वाली संरचना देख रहे हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लघु श्रृंखला बोलते हैं। और जो आप ये लंबी वाली श्रृंखला देख रहे हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ श्रृंखला कहते हैं, ठीक ना। और ये हमारा क्या होता है, एन एंड होता है, और ये हमारा क्या है, एन एंड है, और ये हमारा क्या है, सी एंड है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे क्या है, कार्बन है। तो दीर्घ श्रृंखला 2 होती है और लघु श्रृंखला भी क्या होती है, इसमें 2 होती है। और ये क्या करते हैं, रोगाणुओं को मारते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। पहला हमारा है सक्रिय प्रतिरक्षा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जब रोग कारक अथवा एंटीजन के प्रवेश करने पर शरीर में प्रतिरक्षी बनते हैं, इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। जब रोगाणु या फिर एंटीजन, रोगाणु को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं, जब ये हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं तो उनके खिलाफ जो प्रतिरक्षियाँ बनती हैं यानी कि जो हमारी रक्षा करती हैं रोगाणुओं से, इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा धीमी होती है और जो इस प्रकार की प्रतिरक्षा होती है वो धीमी गति से कार्य करती है तथा प्रभावी होने में समय लेती है, यानी कि ये प्रभाव में आने में थोड़ा सा समय लेती है, लेकिन लंबी अवधि तक इसका प्रभाव बना रहता है। यानी कि इसका जो प्रभाव होता है लंबे समय के लिए बना रहता है। प्राकृतिक संक्रमण से संक्रामक जीव का शरीर में प्रवेश करने पर प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है तथा टीकाकरण द्वारा रोगाणु अथवा एंटीजन को जानबूझकर शरीर में प्रवेश कराने पर कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर कोई भी संक्रमण हमारी बॉडी में प्राकृतिक रूप से अगर पहुँच जाए तो उससे जो प्रतिरक्षा प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सक्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे। लेकिन टीकाकरण द्वारा अगर हम लोग रोगाणुओं को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं या फिर रोगाणुओं को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंटीजन को, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरा प्रकार हमारा निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्री फॉर्म्ड प्रतिरक्षी को शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। यानी कि जब हम अपनी बॉडी की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी को बॉडी में प्रवेश करा देते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा शीघ्रता से प्रयत्नशील हो जाती है और इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है वो शीघ्रता से प्रयत्नशील हो जाती है, यानी कि कार्य करना शुरू कर देती है अपना, यानी कि रोगाणुओं के मारना शुरू कर देती है, लेकिन कम अवधि तक ही प्रभावकारी होती है। लेकिन इसकी जो समय अवधि होती है वो कम अवधि के लिए होती है, यानी कि जो इसका टाइम पीरियड होता है ये बहुत ही कम होता है, यानी कि ये बहुत कम समय के लिए क्या होती है, प्रभावकारी होती है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को माता से प्लासेंटा द्वारा IgG मिलता है। जब भ्रूण गर्भ में रहता है तो उस समय माता के प्लेसेंटा से वो क्या प्राप्त करता है, IgG नामक प्रतिरक्षियों को क्या करता है, प्राप्त करता है, जो कि रोगाणुओं से उसे बचाती है। और जब दुग्ध स्रवण होता है तो दुग्ध में क्या मिलता है, हमें कोलोस्ट्रम मिलता है और कोलोस्ट्रम के अंदर क्या होता है, IgA उपलब्ध होता है, ठीक ना। तो जिससे क्या कहते हैं, बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है या फिर प्रतिरक्षियाँ प्राप्त होती हैं ताकि वो रोगाणुओं से लड़ सके।
जो कि प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। यानी कि ये क्या हमारा प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। सांप के काटे जाने अथवा घातक रोगों जैसे टिटनेस, रेबीज, डिप्थीरिया के उपचार हेतु दिया जाने वाला एंटीविनम, एंटीटॉक्सिन कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो एंटीविनम या फिर एंटीटॉक्सिन सांप के काटने या फिर इन रोगों में दिया जाता है, जो कि ऊपर लिखे गए हैं, टिटनेस, रेबीज, डिप्थीरिया, इनके उपचार के हेतु, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी कि ये कृत्रिम तरीके से हमारी बॉडी में प्रवेश कराई जाती है। कृत्रिम तरीका कहने का मतलब ये मानवों द्वारा बाहर से प्रवेश कराई जाती है, ये हमारी बॉडी में उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जो ऊपर आप पढ़ रहे हैं ये गर्भावस्था के दौरान और क्या कहते हैं दुग्ध स्राव के दौरान, ये क्या है, प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एक प्रमुख उदाहरण है। तो इसी के साथ हमारा सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा समाप्त होता हुआ। अब हम पढ़ेंगे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित समस्त संरचनाओं को सामूहिक रूप से प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यानी कि जो हमें रोग से बचाए या फिर रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए हमारी, तो उससे संबंधित समस्त संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, सामूहिक रूप से प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत लसिकाभ अंग, ऊतक, कोशिकाएं एवं प्रतिरक्षी आदि सम्मिलित हैं। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं, लसिकाभ अंग आते हैं, ऊतक आते हैं, कोशिकाएं आती हैं एवं प्रतिरक्षी आदि सम्मिलित होते हैं। तो यानी कि इसके अंतर्गत इतनी चीज़ें क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। लसिकाभ अंग लसिका अणुओं की उत्पत्ति और या परिपक्वन तथा प्रचुरोद्भवन से संबंधित अंगों को लसिकाभ अंग कहते हैं। लसिकाभ अंग क्या करते हैं, लसिका अणुओं की उत्पत्ति करते हैं। लसिका अणु कहने का मतलब यहाँ पे WBCs, ठीक ना, यानी कि ये रोगाणुओं से लड़ती हैं। या परिपक्वन उनकी उत्पत्ति भी करती है और वहीं पे ये क्या होती है, परिपक्व होती है। तथा प्रचुरोद्भवन यानी कि जो आगे की डेवलपमेंट होती है, जो अंग इनसे संबंधित होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, लसिकाभ अंग कहते हैं। यानी कि जो लसिका अणुओं की उत्पत्ति करते हैं, उनका परिपक्वन करते हैं और आगे का जो डेवलपमेंट होता है वहीं पे होता है। इसी अंग को हम लोग क्या बोलते हैं, लसिकाभ अंग कहते हैं। यानी कि जहाँ पे लसिका अणुओं का निर्माण होता है, जो कि रोगाणुओं से लड़कर हमको बचाती हैं। पहला हमारा प्राथमिक लसिकाभ अंग, वे अंग जहाँ अपरिपक्व लसिका अणु प्रतिजन के प्रति संवेदनशील लसिका अणु में विभेदित हो जाते हैं, उन्हें प्राथमिक लसिकाभ अंग कहते हैं। उदाहरण अस्थि मज्जा एवं थाइमस। आप चित्र में देखेंगे थाइमस यहाँ पे पाया जाता है, ये हमारा क्या है, थाइमस है, ठीक ना, ये हमारा क्या है, प्राथमिक लसिकाभ अंग है। दूसरा प्राथमिक लसिकाभ अंग है हमारा अस्थि मज्जा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ना, ये देखिए ये बोन है, ठीक ना, जो बोन के जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। यहीं पे क्या होता है, जो अपरिपक्व लसिका अणु होती है वो क्या होती है, प्रतिजन के प्रति क्या हो जाती है, संवेदनशील लसिका अणु में विभेदित हो जाती हैं। इसका कहने का मतलब है उनके प्रति क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, यानी कि उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो ऐसे अंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक लसिकाभ अंग कहते हैं। दूसरा हमारा द्वितीयक लसिकाभ अंग, वे अंग जहां लसिका अणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है तथा लसिका अणुओं की संख्या में वृद्धि व सक्रियण होता है, उन्हें द्वितीयक लसिकाभ अंग कहते हैं। तो द्वितीयक लसिकाभ अंग वे अंग होते हैं जहाँ पे क्या होता है, जो लसिका अणुएं होती हैं वो प्रतिजन के साथ क्या करती हैं, पारस्परिक क्रिया करती हैं। उसके बाद क्या होता है, जो लसिका अणु होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं और सक्रिय हो जाते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक लसिकाभ अंग कहते हैं। जिसके उदाहरण क्या है, प्लीहा, जो आप देख रहे हैं ना, ये पेट के अंदर ये क्या है हमारा, प्लीहा, ठीक ना, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लीन। दूसरा हमारा क्या है, लसिका ग्रंथियाँ, जो आप ये संरचना देख रहे हैं ना, हरी हरी ये हर जगह, ठीक ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, लसिका ग्रंथियाँ कहते हैं। तीसरा हमारा है टॉन्सिल, यहाँ पे देखेंगे मुंह के पास क्या कहते हैं, हमारा टॉन्सिल पाया जाता है। चौथा है हमारा पेयर पेजेस, ये कहाँ पाया जाता है, क्षुद्रांत में। जैसे कि आप देखेंगे ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहीं पे क्या कहते हैं, पेरियार पेजेस पाया जाता है, ठीक ना, ये भी क्या है, द्वितीयक लसिकाभ अंग है। एवं परिशेषिका, आप देखेंगे यहाँ पे ये जो छोटी संरचना दिख रही है, ठीक ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिशेषिका कहते हैं। तो इतने प्रकार के द्वितीयक लसिकाभ अंग होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और ये एक हमारा क्या था, थाइमस था, और एक हमारा ये क्या था, बोन मैरो, ठीक ना, अस्थि मज्जा, ठीक ना, मतलब बोन के जो अंदर वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। तो ये हमारा क्या था, प्राथमिक लसिकाभ अंग था, बाकी सारे हमारे क्या है, द्वितीयक लसिकाभ अंग हैं। अस्थि मज्जा बी लसिका अणुओं तथा थाइमस में टी लसिका अणुओं का परिवर्धन एवं परिपक्वन होता है। यानी कि जो बी लसिका अणु होती हैं वो कहाँ पे बनती है, हमारी अस्थि मज्जा में बनती हैं और यहीं पे क्या होती हैं, ये परिपक्व होती हैं। और जो हमारा टी लसिका अणु होता है वो कहाँ पे बनता है, थाइमस में बनता है और वहीं पे इसका क्या होता है, परिपक्वन होता है, यहीं पे क्या होता है, ये बड़ा होता है, यानी कि सक्रिय होता है, ठीक ना। तो थाइमस में हमारा
टी लसिकाणु बनता है और बोन मैरो में हमारा बी लसिकाणु बनता है। तो आपको ये याद रखना होगा। प्लीहा में लसिकाणु व भक्षकाणु होती है और जो ये हमारा स्प्लीन है, ठीक ना, आप लोग देख रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पे क्या होता है, लसिकाणु या फिर भक्षकाणु होते हैं जो कि क्या करते हैं, रोगाणुओं का भक्षण करते हैं या फिर उन्हें नष्ट करते हैं। या रक्त में उपस्थित प्रतिजनों, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीवों प्रतिजनों को हम लोग रोगाणुओं के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन, को फंसाकर रक्त को छानने का काम करती हैं। ये क्या करती हैं, सूक्ष्म जीवों या फिर प्रतिजनों को क्या करती हैं, रक्त में फंसा देती हैं, ठीक ना, और वहाँ पे क्या करती हैं, इनको छानने का काम करती हैं। इसमें आरबीसी का बड़ा भंडारण होता है और इसमें क्या होता है, आरबीसी का बहुत बड़ा भंडारण होता है। प्लीहा में क्या होता है, आरबीसी का बहुत बड़ा भंडारण होता है। यानी कि जो मृत आरबीसी होती है वो कहाँ पाई जाती है, प्लीहा में पाई जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे टीकाकरण तथा प्रतिरक्षण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। किसी असक्रिय अनुग्र या मृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किड, सूक्ष्म जीव या उससे उत्पन्न विष की अति सूक्ष्म मात्रा को शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया टीकाकरण या फिर इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इसे वैक्सीनेशन कहलाती है। टीकाकरण की प्रक्रिया के दौरान हम लोग क्या करते हैं, जो रोगाणु होता है उसे हम असक्रिय कर देते हैं या फिर उसे हम लोग मृत कर देते हैं, या फिर जो रोगाणुओं से उत्पन्न विष होता है उसकी अति सूक्ष्म मात्रा को हम लोग क्या करते हैं, शरीर में प्रवेश कराते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टीकाकरण कहते हैं। तथा जो पदार्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है उसे टीका कहते हैं और जो पदार्थ शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टीका कहते हैं। टीका को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सीन। टीके में मृत, कमजोर या संवर्धित प्रतिजन रोग कारक होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो प्रतिजन होते हैं यानी कि जो रोगाणु होते हैं, टीके में हम लोग मृत, कमजोर करके उनका क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं या फिर बनाते हैं। जब किसी व्यक्ति को टीका लगाया जाता है तो निष्क्रिय प्रतिजन उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति को क्या कहते हैं, टीका लगाया जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होते हैं, निष्क्रिय प्रतिजन होते हैं। निष्क्रिय प्रतिजन कहने का मतलब है ये उतना नुकसान बॉडी को नहीं पहुंचाते हैं जितना सक्रिय प्रतिजन या फिर सक्रिय रोगाणु बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। जब इसको शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो प्रतिरक्षियों के निर्माण को ये प्रेरित करता है, यानी कि ये उसके प्रति प्रतिरक्षियों का निर्माण करने लगता है, यानी कि जो हमें रोगाणुओं से बचाते हैं। ये प्रतिरक्षी लंबे समय तक शरीर को संक्रमण से बचाते हैं और जो ये प्रतिरक्षियाँ होती हैं लंबे समय तक क्या करती हैं, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं यानी कि रोगाणुओं से बचाते हैं। यानी कि लगभग इनकी अवधि कितनी होती है, 6 महीने तक की होती है। टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र के स्मृति के गुण पर आधारित है। जो टीकाकरण का जो सिद्धांत है वो प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर ही आधारित है। टीकाकरण से स्मृति बी व टी कोशिकाएं भी बनती हैं। स्मृति बी व टी कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, जब रोगाणु पहली बार बॉडी पे अटैक करता है तो उन्हें क्या करती हैं, पहचान कर याद कर लेती हैं, ठीक ना। जो रोगजनकों को जल्दी से पहचान कर प्रतिरक्षियों के उत्पादन द्वारा रोगजनकों को खत्म करने में मदद करती हैं। उसके बाद ये क्या करती हैं, रोगजनकों को जल्दी से पहचान लेती हैं और उनके प्रति क्या करती हैं, प्रतिरक्षियाँ बनाती हैं और इनका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक ना, ताकि ये रोगजनकों को क्या कर सकें, ख़त्म करने में मदद कर सकें। और इस प्रकार का जो प्रतिरक्षण होता है वो किसके अंतर्गत आता है, सक्रिय प्रतिरक्षण के अंतर्गत आता है। कई बार घातक रोगजनकों के संक्रमण से रक्षा हेतु तुरंत प्रतिरक्षियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए टीके द्वारा सीधे ही प्रतिरक्षी या प्रतिआवित शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इस पॉइंट का मतलब ये है, जब हमें कई बार घातक रोग होता है उसके संक्रमण से बचाव के लिए हमारी बॉडी को सीधे ही टीके को हम लोग डायरेक्टली क्या कहते हैं, बॉडी में प्रवेश कराते हैं ताकि हम लोग उस संक्रमण से बच सकें। जैसे जहरीले सांप के काटने पर या टिटनेस में जो टीके लगाए जाते हैं उनमें पहले से निर्मित प्रतिरक्षी होते हैं। उदाहरण के तौर पर जो जहरीले सांप होते हैं जब वो काटते हैं या फिर जो टिटनेस का हम लोग टीका लेते हैं उनमें पहले से ही निर्मित क्या होते हैं, प्रतिरक्षी होते हैं जो जाते ही बॉडी में तुरंत ही सक्रिय होकर अपना काम करने लगते हैं। इस प्रकार के प्रतिरक्षीकरण को निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहते हैं और इस प्रकार के प्रतिरक्षीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। टीके लगवाकर रोग प्रतिरक्षा प्राप्त करना टीकाकरण कहलाता है। यानी कि टीकों को जब हम लोग लगवाते हैं और उससे जो प्रतिरक्षियाँ डेवलप होती हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण में हम लोग क्या करते हैं, प्रतिजन की छोटी सी मात्रा को हम लोग अपनी बॉडी में लेते हैं ताकि उसके प्रति जो प्रतिरक्षियाँ हो सके हमारी बॉडी में डेवलप हो सकें और वो प्रतिरक्षियाँ रोगाणुओं से लड़कर हमें बचा सकें। इसी के साथ हमारा टीकाकरण तथा प्रतिरक्षण समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एलर्जी के बारे में। किसी व्यक्ति द्वारा किन्हीं बाह्य कणों या पदार्थों के संपर्क में आने पर प्रकट की जाने वाली अति संवेदनशीलता, जिसे कि हम लोग आम भाषा में बोलते हैं आवश्यकता से अधिक को ही एलर्जी कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एलर्जी कारक।
वे कारक जिनके कारण कोई व्यक्ति अतिसंवेदनशीलता प्रकट करता है उन्हें एलर्जी कारक या फिर एलर्जेंट्स कहते हैं। सरल भाषा में इसको बोलें तो जो एलर्जी को फैलाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जी कारक कहते हैं या फिर एलर्जेन कहते हैं। जैसे धूल के कण, ठंड, गर्मी, फर, पंख, इत्र की खुशबू, कपड़ा, परागकण, चिचड़ी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माइट, साबुन, कोई विशिष्ट दवा, सूर्य का प्रकाश, विशिष्ट गंध आदि। तो ये सब क्या है, एलर्जेन है जो कि एलर्जी को फैलाते हैं। अब हम एलर्जी के लक्षण के बारे में पढ़ें, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिम्टम्स। एलर्जी के कारण प्रायः अलग अलग होते हैं, परंतु सामान्यतः इससे त्वचा, म्यूकस झिल्लियाँ व श्वसन तंत्र अधिक प्रभावित होता है। एलर्जी के हम लोग देखते हैं बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सामान्यतः देखे जाने वाले हैं वो क्या है, त्वचा पे और म्यूकस झिल्लियाँ क्या करती हैं, लिक्विड रिलीज करती हैं बॉडी में। लास्ट में हमारा क्या है, श्वसन तंत्र, जो कि बहुत ही अधिक प्रभावित होता है। छींकना, आँखों में पानी आना, नाक बहना, सांस लेने में परेशानी होना आदि। तो ये सब लक्षण हैं एलर्जी के, जैसे कि छींकना, आँखों में पानी आना, नाक बहना, सांस लेने में परेशानी होना इत्यादि। अब हम लोग पढ़ते हैं एलर्जी की क्रियाविधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिज्म। सर्वप्रथम एलर्जी कारक एक प्रतिजन की तरह कार्य करता है। पहले जो एलर्जी कारक होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्रतिजन की तरह कार्य करते हैं, यानी कि एक रोगाणु की तरह ही ये कार्य करते हैं और प्रतिरक्षी का निर्माण प्रारंभ करता है। और ये क्या करते हैं, प्रतिरक्षियों का निर्माण शुरू कर देते हैं। ये प्रतिरक्षी संयोजी ऊतक की मांस कोशिकाओं व बेसोफिल से जुड़ जाते हैं, और जो ये प्रतिरक्षी होते हैं वो संयोजी ऊतक की मांस कोशिकाओं व फिर बेसोफिल से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इन प्रतिरक्षियों में आईजी इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, और इन प्रतिरक्षियों में क्या पाया जाता है, आईजी नाम का इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। तो एलर्जी किसके कारण होती है, जो हमारी मास्ट कोशिकाएं होती हैं उससे क्या निकलता है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायन निकलते हैं, जिसके कारण क्या कहते हैं, एलर्जी हमें होती है। एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगी को संभावित एलर्जनों की बहुत ही थोड़ी सी मात्रा टीके द्वारा दी जाती है। अगर एलर्जी को हमको फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एलर्जनों की बहुत ही छोटी सी मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, टीके द्वारा पेशेंट को देते हैं और प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया का क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं, अगर हमको एलर्जी पता करने हो किसी व्यक्ति में तो। अब हम लोग एलर्जी के उपचार के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिहिस्टामिन, एड्रीनेलिन और स्टेरॉइड जैसी औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण जल्दी घट जाते हैं, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों में प्रतिरक्षा घट रही है और एलर्जनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है। तो ये 3 औषधियाँ हैं जो कि एलर्जी को घटाने में सहायक होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्व प्रतिरक्षा रोग के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। इस असंक्रम्य तंत्र अवस्था में व्यक्ति के स्वयं का प्रतिरक्षा तंत्र उसकी स्वयं के शरीर की कोशिका, जिसे बोलते हैं सेल्फ सेल, को प्रतिजन मानकर नष्ट करने लगता है। इस संक्रमण में क्या होता है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो अपनी स्वयं की कोशिका को प्रतिजन यानी कि रोगाणु मानकर क्या करने लगता है, नष्ट करने लगता है। इस स्थिति के कारण उत्पन्न असामान्यता ही स्व प्रतिरक्षा रोग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। और इस स्थिति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्व प्रतिरक्षा रोग, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। चूँकि इसमें व्यक्ति की स्वयं की कोशिकाएं ही प्रतिजन का कार्य करती हैं, इसलिए इसमें जो व्यक्ति की स्वयं की कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो उसकी खुद की कोशिकाएं होती हैं, वो किसका कार्य करती हैं, प्रतिजन का कार्य करती हैं, यानी कि रोगाणुओं के तरीके कार्य करती हैं। तो इन प्रतिजनों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल्फ एंटीजन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, स्व प्रतिजन या फिर ऑटो एंटीजन कहते हैं। इस रोग का उदाहरण है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आमवती संधिशोथ। तो ये उदाहरण है हमारा स्व प्रतिरक्षा रोग का। अब हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे। एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, ये एड्स का हिंदी में फुल फॉर्म है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता, और इसका अर्थ क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता, यानी कि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है। और ये क्या होती है, व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है, यानी कि जीवन काल में ही क्या होती है, विकसित होती है। और जो इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है, जो इस बात को बताती है कि जो ये न्यूनता है कोई जन्मजात रोग नहीं है, यानी कि जो एड्स है वो कोई जन्मजात रोग नहीं है, क्योंकि ये रोग जन्म के बाद जीवन काल में आता है। एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला, और जो लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया है, और इस रोग से 2 करोड़ 50 लाख लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है।
एड्स एक विषाणु रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, जिसे कि शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं HIV का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। तो एड्स कैसा रोग है, एक विषाणुवी रोग है और जो कि मानवों में HIV के द्वारा होता है, ठीक ना। HIV विषाणुओं के उस समूह में आता है जिसे पश्च विषाणु या फिर रेट्रोवायरस कहते हैं। तो HIV विषाणुओं के उन समूह में आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पश्च विषाणु या फिर इंग्लिश में से हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस कहते हैं। और एक जुकाम फैलाने वाला वायरस है, वो कौन से ग्रुप में आता है, राइनो वायरस के ग्रुप में आता है। ये किस में आता है, रेट्रोवायरस के ग्रुप में आता है। ये आप अंतर ध्यान में रखेंगे। जिनमें RNA जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है और जिनमें क्या होता है, RNA जीनोम को ढकने वाला एक क्या होता है, आवरण होता है। आवरण मतलब कि एक ढकने का सामान या फिर खोल टाइप की चीज़, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे एड्स का संक्रमण किन कारणों से होता है। आमतौर पर HIV का संक्रमण निम्नलिखित से होता है। पहला हमारा क्या है, संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से। दूसरा है सदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आधान से। अगर किसी व्यक्ति को सदूषित रक्त या फिर जो उसके रुधिर उत्पाद हैं चढ़ा दिया जाए, आधान से रिलेटेड है मतलब कि चढ़ाने से रिलेटेड, ठीक ना, तब उसको क्या हो जाएगा, एड्स रोग हो जाएगा। संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, जैसे कि अंतःशिरा द्वारा ड्रग का कुप्रयोग करने वाले को, अगर संक्रमित सुई को ज़्यादा लोग प्रयोग कर लें, जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जो ड्रग लेने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी नस में या फिर अंतःशिरा में क्या कहते हैं, ड्रग को डायरेक्टली लेते हैं और साझा प्रयोग से लेते हैं, तो उनको क्या हो जाएगा, एड्स का संक्रमण हो जाएगा। चौथा हमारा संक्रमित माँ से अपरा द्वारा उसके बच्चे में, इसलिए जिन लोगों में यह संक्रमण होने का बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक ना, इससे क्या हो जाए, जो संक्रमित माँ है अपरा द्वारा उसके बच्चे को भी यह रोग फैल सकता है। पांचवा है हमारा ऐसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को भी होता है जो ढेर सारे लैंगिक संबंध बनाते हैं। मादक द्रव्य यानी कि जो लोग शराब लेते हैं या फिर जो उस पर निर्भर रहते हैं। जो अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं, यानी कि जो इंजेक्शन द्वारा क्या लेते हैं, ड्रग लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्त आदान की जरूरत होती है, या फिर ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्त चढ़ाने की ज़रूरत होती है या फिर रक्त आदान की ज़रूरत होती है। और संक्रमित माँ से जन्मे बच्चे को भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। यानी कि अगर माँ संक्रमित है तो बच्चे को भी क्या कहते हैं, एड्स का खतरा होता है। अब हम लोग एड्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एड्स के स्ट्रक्चर में बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः क्या कहते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जो कि आपको चित्र में दिखाया गया है, ठीक ना। यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक ना। ये क्या होता है, इसी सिंगल स्टैंडर्ड RNA पे मौजूद होता है। दूसरा मुख्य हमारा क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, यानी कि जो ये RNA होता है वो कैसा होता है, इसके अंदर एक रज्जुकी होता है, ठीक ना। और इसमें दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन जिन्हें हम लोग बोलते हैं GP शॉर्ट में, GP41 और GP120। जो GP120 है ये क्या होता है, बार बार झड़ जाता है, जिसके कारण इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाई है अभी तक। क्योंकि जैसे ही जो हमारा ये वाई शेप का जो प्रतिरक्षी है, जैसे ही इसको बाइंड करने जाता है, ये झड़ के वापस से गिर जाता है, इस पर दूसरा आके लग जाता है, ठीक ना। तो इस कारण ये इससे बाइंड नहीं कर पाती, जिसके कारण जो हमारी प्रतिरक्षियाँ हैं इस प्रतिजन से क्या कहते हैं, जुड़ नहीं पाती हैं और इसका नाश नहीं कर पाती, यानी कि इसको नष्ट नहीं कर पाती हैं। इसीलिए जो एड्स है उसकी कोई वैक्सीन या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी जो एड्स में हम लोगों को बचा सके। तो यही रीज़न होता है। और ये हमारा HIV वायरस का एक चित्र है। अब हम पढ़ेंगे HIV की रोग जनकता, यानी कि जो HIV का रोग है वो मानव में कैसे संक्रमण फैलाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो पश्च विषाणु होता है वो मानव की बृहद बच्चकाणु कोशिका पर आक्रमण करता है। तो आप याद रखेंगे सबसे पहले ये किस पे आक्रमण करता है, पश्च विषाणु मानव की बृहद बच्चकाणु कोशिका पर आक्रमण करता है। दूसरे स्टेप में जब ये मानव कोशिका से जुड़ जाता है तब ये क्या करता है, अपना सिंगल स्टैंडर्ड यानी कि एक रज्जुकी RNA को क्या करता है, बृहद बच्चकाणु या फिर मानव कोशिका के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि भेज देता है। उसके बाद पश्च विषाणु का जो RNA होता है एक रज्जुकी, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से HIV DNA बनाने लगता है, ठीक ना। वो क्या करने लगता है, HIV DNA बनाने लगता है। थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग सेंट्रल डोग्मा से समझते हैं। सेंट्रल डोग्मा में हम लोगों ने पढ़ा था कि DNA क्या बनाता है, RNA बनवाता है। RNA ही आगे चल के किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और DNA से RNA बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुलेखन, या फिर इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। लेकिन HIV के केस में क्या होता है, जो एक रज्जुकी RNA होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से क्या बनाने लगता है, DNA का निर्माण करने लगता है। तो ये थोड़ा सा केस अलग होता है। इसमें क्या होता है, RNA क्या करता है, DNA का निर्माण करने लगता है। और किस एंजाइम की मदद से करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से करता है। अब जो ये HIV का DNA है या फिर जो विषाणु का DNA है
वो मानव की कोशिका पे क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा। जो मानव का डीएनए है उस पे क्या करेगा, आक्रमण करेगा। आक्रमण करने के बाद वो मानव के डीएनए से क्या कर जाएगा, अगले स्टेप में जुड़ जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे ये जो डीएनए है ये किसका है, विषाणु का डीएनए है, यानी कि HIV वाला डीएनए है, ये HIV वाला डीएनए है ये। और जो ये वाला डीएनए है वो किसका डीएनए, ह्यूमन का डीएनए, यानी कि जो मानव की बृहद बच्चाणु कोशिका है उसका डीएनए है। ठीक, जैसे ही HIV डीएनए ह्यूमन के डीएनए से जुड़ जाता है, ये पूरी तरीके से जो इस कोशिका का कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लेता है, यानी कि ये पूरी तरीके से इसको अपने कब्जे में कर लेता है। अब ये कोशिका इस विषाणु के कंट्रोल में आ जाती है और इसके हिसाब से काम करना शुरू कर देती है। और उसके बाद क्या करता है, ये HIV mRNA का निर्माण करता है। जैसा कि आप देखेंगे ये क्या करेगा, HIV mRNA का निर्माण करेगा, ठीक ना। और ये ढेर सारे mRNA का निर्माण करता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, HIV फैक्ट्री कहते हैं। उसके बाद जो ये एक रज्जु की RNA है ये राइबोसोम को आदेश देगा कि जो ये प्रोटीन बनाए, ठीक ना, वो इसके काम का प्रोटीन बनाता है, ठीक ना, जो विषाणुओं की वृद्धि में क्या करता है, मदद करता है, ठीक ना। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 या 2 ही RNA दिखाया, यहाँ पे ढेर सारे RNA बनते हैं, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, HIV फैक्ट्री कहते हैं। तो उसके बाद ये क्या करता है, आगे और नई कोशिकाओं को भी क्या करता है, ये प्रभावित करने लगता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, हमारी जो सहायक T सेल्स होती हैं, ठीक ना, जो सहायक T कोशिका होती है उस पर आक्रमण करते हैं और उनकी संख्या को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्योंकि यही सहायक T सेल्स होती हैं जो कि क्या कहते हैं, और भी जो सेल्स होती हैं जैसे कि जो किलर T सेल होती है या फिर B सेल होती है, उनसे क्या करने जाती है, मदद मांगने जाती है। ये सहायक T सेल जो मदद जब मांग नहीं पाती हैं तो ये क्या कहते हैं, इन विषाणुओं से लड़ नहीं पाती हैं, ठीक ना। इस कारण क्या होती है, इनकी वृद्धि होती रहती है लगातार, और इसलिए क्या कहते हैं, ये रोग क्या कहते हैं, क्यूरेबल नहीं है, यानी कि इस रोग में मृत्यु तय होती है, यानी कि इस रोग का कोई भी इलाज संभव नहीं हो पाया है अभी तक। और इस रोग के कारण क्या होती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है उसके अंदर क्या आ जाती है, न्यूनता आ जाती है, यानी कि उसमें कमी आ जाती है, यानी जो प्रतिरक्षा तंत्र की क्षमता है वो घट जाती है। तो इसी तरीके से जो HIV है वो हमारी कोशिकाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है और उनमें रोग को फैलाता है, ठीक ना। अब इसको हम NCERT के डायग्राम से समझते हैं। जो आप ये वायरस देख रहे हैं ये हमारा क्या है, पश्च विषाणु है, ठीक ना। और इसके पास क्या होता है, प्रोटीन आवरण होता है, यानी कि जिससे ये ढका होता है वो क्या होता है, प्रोटीन आवरण होता है, ठीक। और विषाणु RNA कोड, और विषाणु के पास क्या होता है, RNA कोड होता है, यानी कि RNA होता है इसके पास एक रज्जु की, ठीक। उसके बाद ये जो विषाणु है क्या करता है, सामान्य कोशिका को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसा कि आप देखेंगे ये क्या करेगा, ये हमारी बृहद बच्चाणु की कोशिका है, ठीक ना। ये उसकी प्लाज्मा झिल्ली है, ये उसका कोशिका द्रव है, और इसका क्या है, केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या होता है, DNA होता है, जैसे कि ये क्या है, केंद्रक है, ठीक। प्रवेश करने के बाद ये लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ करके क्या बनाते हैं, HIV का DNA बनाते हैं, ठीक ना। तो जो ये विषाणुवी DNA होता है वो क्या करता है, मानव की कोशिका पे क्या कर देता है, हमला कर देता है। हमला करने के बाद ये क्या होता है, इसके केंद्रक के अंदर चला जाता है, और केंद्रक में जाने के बाद जो इसका DNA है उसको अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक ना, यानी कि इसको कंट्रोल करने लगता है, ठीक ना। और जिससे कारण क्या करता है, ये ढेर सारे नए विषाणुओं को क्या करता है, ये उत्पन्न होता है। और जो ये ढेर सारे नए विषाणु हैं वो क्या करेंगे, वो दूसरी कोशिकाओं को क्या कर देंगे, प्रभावित करेंगे, यानी कि संक्रमण पहुंचाते हैं, ठीक ना। यही पूरा डायग्राम है जो कि क्या कहते हैं, NCERT का, जिसको मैंने अभी आपको NCERT के डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग इसको आगे थ्योरी के थ्रू पढ़ेंगे। अब हम लोग HIV की रोगजनकता और उसके लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि HIV रोग कैसे फैलता है और उसके क्या क्या लक्षण हम लोगों को दिखाई देते हैं जब ये रोग मनुष्य में प्रवेश कर जाता है। HIV व्यक्ति के शरीर में पाई जाने वाली बृहद बच्चाणु में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो HIV विषाणु होता है या फिर जो ये वायरस होता है वो किस में प्रवेश करता है, बृहद बच्चाणु में प्रवेश करता है, ठीक ना। ये हमारी क्या है, बृहद बच्चाणु है, ठीक ना। HIV का एक सूत्री RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा विषाणुवी DNA में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा क्या था, एक सूत्री RNA था, ठीक ना, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA था। ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, विषाणुवी DNA में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा क्या है, विषाणु का DNA है। विषाणुवी DNA परपोषी यहाँ पे क्या है, हमारा बृहद बच्चाणु है। जो आप ये रेक्टेंगल में देख रही है हमारा क्या है, बृहद बच्चाणु है, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषी कहते हैं। के DNA के साथ जुड़ जाता है। आप देखेंगे ये क्या करता है, ये परपोषी के DNA के साथ जुड़ जाता है, यानी कि ये क्या है, बृहद बच्चाणु का DNA है, ये इसके साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा। वह परपोषी कोशिका को विषाणु या फिर HIV उत्पन्न करने का निर्देश देता है। उसके बाद ये क्या करता है, जब इस कोशिका को अपने कब्जे में ले लेता है तो ये क्या करता है, और ढेर सारे HIV वायरस को उत्पन्न करने का क्या कर देता है, ये संदेश देता है। इस प्रकार परपोषी कोशिका यहाँ पे क्या है, बृहद बच्चाणु।
विषाणु यहाँ पे क्या है, HIV उत्पन्न करती रहती है। और इस प्रकार जो ये हमारी परपोषी कोशिका है यानी कि बृहद्भक्षकाणु, ठीक ना, ये क्या करती है, ढेर सारे क्या कहते हैं HIV विषाणुओं को उत्पन्न करती रहती है। यहाँ परपोषी कोशिका बृहद्भक्षकाणु HIV फैक्ट्री की तरह काम करती है। और जो ये परपोषी कोशिका आप देख रहे हैं बृहद्भक्षकाणु, ये क्या करती है, HIV फैक्ट्री की तरह काम करती है। यानी कि फैक्ट्री में क्या होता है, ढेर सारे क्या कहते हैं विषाणु वायरस का जन्म होता है। HIV सहायक टी लसिका अणुओं या फिर जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं टी हेल्पर, ठीक ना, में प्रवेश कर जाते हैं। जो HIV के वायरस होते हैं या फिर जो HIV का जो विषाणु होता है वो कहाँ प्रवेश कर जाता है, सहायक टी लसिकाणु में प्रवेश कर जाता है, यानी कि टी हेल्पर सेल में प्रवेश कर जाते हैं तथा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तथा रक्त में मुक्त हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, अपनी संख्या में फिर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। उसके बाद ये कहाँ मुक्त हो जाते हैं, रक्त में पूरा फैल जाते हैं। रुधिर में मुक्त हुए HIV पुनः सहायक टी लसिकाणु में प्रवेश करते हैं तथा यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। जो रुधिर में मुक्त हुआ HIV का जो वायरस है वो पुनः क्या करते हैं, सहायक टी लसिकाणु में प्रवेश करते हैं तथा ये प्रक्रिया क्या होती है, बार बार दोहराई जाती है। यानी कि जो और ढेर सारे वायरस होते हैं और ढेर सारी क्या कहते हैं सहायक टी लसिकाणु में प्रवेश करते हैं और इस प्रक्रिया को ये क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं, जिससे सहायक टी लसिकाणुओं की संख्या में कमी आ जाती है। और जिससे कारण जो सहायक टी लसिकाणु की कोशिकाएं हैं उनकी संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यानी कि जो उनका प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो कमज़ोर हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में बुखार, वजन में कमी तथा दस्त लगने जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसके अंदर बुखार, वजन में कमी तथा दस्त लगने जैसे लक्षण उत्पन्न देखे जाते हैं। HIV संक्रमित व्यक्ति माइकोबैक्टीरियम विषाणु तथा टॉक्सोप्लाज्मा आदि सामान्य रोगकारों के संक्रमण से भी अपनी रक्षा नहीं कर पाता है। तो जो अगर HIV संक्रमित व्यक्ति है, अगर उसे कोई भी रोग हुआ हो, चाहे बैक्टीरिया से हुआ, चाहे विषाणु से हुआ, चाहे टॉक्सोप्लाज्मा से हुआ, चाहे जिससे भी हुआ, ठीक ना, उनके संक्रमण से क्या कहते हैं, अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो कमज़ोर हो चुका होता है। वास्तव में देखा जाए तो एड्स स्वयं कोई रोग नहीं है। अगर वास्तव में देखें जो एड्स है वो कोई रोग नहीं है, परंतु चूंकि इसमें प्रतिरक्षा तंत्र की कमी के कारण रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें क्या होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसमें कमी आ जाती है, जिसके कारण जो हमारी बॉडी की रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कोई सामान्य छोटी सी बीमारी हो जाने पर ठीक नहीं होती। और सामान्य अगर कोई छोटी बीमारी हो गई है तो वो ठीक नहीं होती है इस केस में, क्योंकि जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो हमारा कमज़ोर हो जाता है और वो रोगाणुओं से लड़ नहीं पाता है और अंत में गंभीर रूप धारण कर लेती है। और लास्ट में यही चीज़ क्या होती है, गंभीर रूप धारण कर लेती है। प्रतिपक्ष विषाणु, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल औषधियों से एड्स का उपचार आंशिक रूप से ही प्रभावी है। यानी कि जो ये औषधियाँ होती हैं ये आंशिक रूप से ही प्रभावी, यानी कि पूर्णतः प्रभावी नहीं हैं। ये औषधियाँ रोगी की मृत्यु को आगे सरका देती हैं लेकिन रोक नहीं सकती हैं। यानी कि जो ये औषधियाँ होती हैं रोगी की मृत्यु को क्या कर सकती हैं, टाल देती हैं या फिर सरका देती हैं, लेकिन इनकी मृत्यु को रोक नहीं सकती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एड्स की अभी तक कोई भी दवाई नहीं बन पाई है। अब हम HIV के निदान के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर किसी व्यक्ति को HIV एड्स हो गया उसका पता कैसे लगाएंगे। HIV के संक्रमण के लगभग 6 से 8 महीने बाद हमारा शरीर स्पष्ट प्रतिरक्षी प्रक्रिया दर्शाता है, जिसमें निम्न निदान तकनीकों द्वारा जांचा जा सकता है। पहला है एलाइजा परीक्षण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एलिसा टेस्ट। तो एड्स के दौरान कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। इसमें एड्स के लिए बनाई गई विशिष्ट किट का उपयोग किया जाता है, जिसमें HIV प्रतिजन पहचाना जाता है। दूसरा हमारा क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। यह कम मात्रा में उपस्थित प्रतिजन व प्रतिरक्षियों को जांचने वाली उच्च तकनीक है, जिसका परिणाम सटीक होता है तथा यह एलिसा की तुलना में सस्ती होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे एड्स से बचाव के उपाय। पहला उपाय है निजर्मीकृत सुई का उपयोग करना चाहिए। रक्त ग्रहण करते समय उसकी पूर्ण जांच करनी चाहिए कि वह HIV ऋणात्मक ना हो। यानी कि जो रक्त हम लोगों की बॉडी में चढ़ाया जा रहा है उसको चढ़ाने से पहले उसकी पूर्ण जांच करनी चाहिए ताकि वो HIV पॉजिटिव ना हो। यौन संबंधों को बनाते समय सुरक्षा में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कंडोम अपनानी चाहिए। अगला उपाय है हमारा वेश्यावृत्ति पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। सुई से नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। लास्ट है हमारा जनता को एड्स के बारे में जागरूक करना चाहिए। तो ये एड्स के बचाव के निम्न उपाय थे जिनको अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में।
शरीर के किसी भाग या ऊतक की कोशिका में होने वाले अनियंत्रित कोशिका विभाजन को, जिसके कारण गांठ को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर का निर्माण होता है, उसे कैंसर कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं और जो कैंसर का अध्ययन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। इसमें जो कोशिका विभाजन होता है वो कैसा होता है, अनियंत्रित रूप से होता है। यानी कि अगर कोशिका नियंत्रण में विभाजित करेगी तो 1 से 2, 2 से क्या कहते हैं, ये 4 कोशिका बनाएगी, ठीक ना। लेकिन जब कोशिका अनियंत्रित रूप से कोशिका विभाजन करती है तो वो ढेर सारे ऐसी सेल बना लेती है। यानी कि जरूरी नहीं कि एक के बाद क्या कहते हैं 2 ही कोशिका बने उसमें, या फिर 2 के बाद 4 ही बने, ठीक ना। एक ही जगह ढेर सारी कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है और ये आगे चल के किसका रूप ले लेती है, गांठ का रूप ले लेती है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर कहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक ना, ये सब हमारी क्या है, नॉर्मल कोशिकाएं हैं जो कि विभाजित हुई हैं, ठीक ना। आप देखेंगे यहाँ पे एक ही जगह पे ढेर सारी कोशिका बन गई हैं, ठीक ना। और इस प्रकार की गांठ को हम लोग क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, ठीक ना। और जब क्या कहते हैं, ट्यूमर क्या कहते हैं, ये फट के क्या कहते हैं, फैलने लगे पूरी बॉडी में, अलग अलग जगह पे जाने लगे, ठीक ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, जिनको हम आगे आने वाली स्लाइडों में पढ़ेंगे, ठीक ना, कि बिनाइन ट्यूमर क्या होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ठीक ना। ट्यूमर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गांठ कहते हैं और कैंसर की पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। गांठ को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर कहते हैं। 2 प्रकार की होती हैं। पहला हमारा क्या, सुदम अर्बुद, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर। ये निश्चित स्थानों पर स्थिर बने रहते हैं, कहने का मतलब है ये एक ही जगह पे स्थित होते हैं, दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया है, ये दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित नहीं होते हैं, कहने का मतलब यही होता है कि ये निश्चित स्थान पर बने रहते हैं, स्थिर, तथा संयोजी ऊतक के बने एक आवरण से ढके होते हैं। और ये जो एक संयोजी ऊतक होता है, इसके बने आवरण यानी कि इसकी खोल में क्या होते हैं, ढके रहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देखेंगे, ये क्या है, एक संयोजी ऊतक है, जो आप ये नीला नीला देख रहे हैं, ठीक ना। ये संयोजी ऊतक में बने एक आवरण से क्या है, ये कोशिकाएं या फिर जो ये ट्यूमर है, ये ढका हुआ है। यदि इन्हें शरीर से जल्द निकाल दिया जाए तो ये हानिकारक नहीं होते हैं। अगर यदि इनको हम लोग क्या कहते हैं, शरीर से जल्दी से निकाल दें तो ये हानिकारक नहीं होते हैं। दूसरे प्रकार की गांठ होती है, फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्दम अर्बुद, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। दूसरी ओर दुर्दम अर्बुद प्रतिरोध भवन कोशिकाओं का पुंज है, जो नवद्रव्यी, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती हैं। जो हमारा दुर्दम अर्बुद है, ठीक ना, ये प्रतिरोध भवी कोशिकाओं का क्या है, एक पुंज है, यानी कि गुच्छा है। जैसे कि ये कोशिकाएं क्या होती हैं, बार बार क्या करने लगती हैं, डिवीज़न करने लगती हैं, ठीक ना, बार बार क्या करती हैं, ऐसे विभाजन करती हैं, ठीक ना। इसीलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध भवी कोशिकाएं कहते हैं, जो नवद्रव्यी कोशिका कहलाती हैं। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, नवद्रव्यी कोशिका कहते हैं। ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाती हैं। और ये क्या कहते हैं, बहुत तेज़ी से इनमें क्या होता है, विभाजन होता है, यानी कि बहुत तेज़ी से इनमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। और जो ये आसपास की सामान्य ऊतक होते हैं, ठीक ना, जो आसपास के जो कॉमन ऊतक होते हैं या कि जो संक्रमित नहीं होते हैं, उन पे हमला करके ये क्या करती है, उन्हें भी क्षति पहुँचाती है, यानी कि उसको भी हानि पहुँचाती है। अर्बुद कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती हैं। और जो अर्बुद कोशिकाएं होती हैं वो सक्रिय रहती हैं, यानी कि बहुत ही एक्टिवली डिवीज़न करती हैं, अपना विभाजन करती हैं। वर्धित कहने का मतलब है ग्रो करती हैं, जिससे वे अत्यावश्यक पोषक तत्वों के लिए समान कोशिकाओं से स्पर्धा करती हैं। यानी कि जो कैंसर सेल होती है वो नॉर्मल कोशिका या फिर जो नॉर्मल सेल्स होती है उनसे उनके पोषण को छीनने लगती हैं और उन्हें भूखा मारती है। और उन्हें क्या कर देती है, भूखा मारती हैं। जब पोषण मिलेगा नहीं तो जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो क्या होने लगेंगी, डेड होने लगेंगी। इनकी कोशिकाएं रक्त के साथ परिसंचारित होकर दूसरे अंगों में जाकर नया ट्यूमर बना देती हैं। और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं रक्त के साथ क्या होती हैं, संचारित होती हैं, ठीक ना। संचारित होने के साथ दूसरे अंगों में जाकर क्या करती हैं, नए ट्यूमर का निर्माण कर देती हैं, जिन्हें द्वितीयक ट्यूमर कहते हैं और जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक ट्यूमर कहते हैं। इनका बनना मेटास्टैटिस कहलाता है। यह ट्यूमर वास्तव में कैंसर है जो अधिक हानिकारक होता है। यानी कि जब ट्यूमर क्या कहते हैं, मेटास्टैटिस की स्थिति में पहुंच जाता है तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है, यानी कि बहुत ही हानिकारक कैंसर होता है। यानी कि जो कैंसर का जो रूप होता है ये बहुत ही हानिकारक होता है। अब हम लोग कैंसर के कारण के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर। जिन कारकों से सामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं उन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं। ये कारक भौतिक में क्या आता है, विकिरण, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, ठीक ना, ये सब क्या है, विकिरण है, ठीक ना। तो ये भौतिक कारण है कैंसर के। दूसरा हमारा क्या है, रासायनिक में क्या आता है, तंबाकू के धुएं में उपस्थित जो निकोटीन रहता है उससे।
वह जैविक में कौन से आते हैं, ऑन्को वायरस, ठीक ना। ये ऐसे वायरस हैं जो कैंसर को फैलाते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्को वायरस कहते हैं। ये एक जैविक कारक होता है कैंसर फैलाने का, हो सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पैराबैंगनी विकिरण, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूर्य के किरणें होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबैंगनी विकिरण कहते हैं। और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनायनीकरण विकिरण भी कहते हैं। डीएनए में उत्परिवर्तन कर त्वचा कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो जो ये पैराबैंगनी विकिरण होते हैं वो डीएनए में क्या करते हैं, उत्परिवर्तन कर देते हैं, जो कि त्वचा के कैंसर को उत्पन्न करते हैं। जबकि एक्स किरण कैसी किरण, आयनीकारी विकिरण होती है। ल्यूकीमिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त कैंसर उत्पन्न करते हैं। और जबकि जो एक्स रेज होती है वो क्या करती है, ल्यूकीमिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त कैंसर को क्या करती है, उत्पन्न करती हैं। पैराबैंगनी किरणें त्वचा के कैंसर को उत्पन्न करती हैं और जो एक्स रेज होती हैं वो रक्त के कैंसर को उत्पन्न करती हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु आबुर्दीय विषाणु, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस कहलाते हैं। तो कुछ ऐसे विषाणु भी होते हैं जो क्या कहते हैं, कैंसर को फैलाते हैं, जिन्हें कि हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस या फिर आबुर्दीय विषाणु कहते हैं। इनमें जो जीन होते हैं उन्हें विषाणवी आबुर्द जीन या फिर वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं। और इनमें जो जीन होते हैं यानी कि जो रोग को फैलाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, विषाणवी आबुर्द जीन या फिर वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं। इसके अलावा सामान्य कोशिकाओं में कई जीनों का पता चला है जिन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में सक्रिय किए जाने पर वे कोशिकाओं का कैंसर जनित रूपांतरण कर देती हैं। तो इसके अलावा भी सामान्य कोशिकाओं में कई ऐसे भी जीन हैं जिनका पता चला है, अगर उनको हम कुछ विशेष परिस्थितियों में सक्रिय कर दें तो वे जीन भी क्या कर सकते हैं, कोशिकाओं में कैंसर जनित रूपांतरण कर सकते हैं, यानी कि कैंसर फैला सकते हैं। तो ये जीन क्या क्या कहलाते हैं, सेलुलर ऑन्कोजीन, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में सी-ऑन्ग, या फिर आदि आबुर्द जीन, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। ये क्या करते हैं, कैंसर को फैलाते हैं। अब हम लोग कैंसर के निदान के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस, यानी अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है तो उसका पता कैसे लगाएंगे। पहला मेथड है बायोप्सी। जब शरीर के किसी भाग में कैंसर का संदेह होता है तो उस भाग से छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको काट कर अभिरंजित कर, कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी कोशिका को अभिरंजित करते हैं तो वो जो सूक्ष्मदर्शी से जब हम लोग देखते हैं तो वो बहुत आसानी से और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कलर डालते हैं या फिर स्टेनिंग करते हैं, जिससे वो जो चीज़ें हैं और उभर के आएँ और अच्छे से आएँ, ताकि हम उसे पता कर लें आसानी से, ठीक ना। तो इसका अभिरंजित करना मतलब ये होता है। अभिरंजित कर जाँच की जाती है कि कैंसर है या नहीं। दूसरा हमारा हिस्टोपैथोलॉजिकल, जिसे हिंदी में बोलते हैं ऊतक विकृति। अध्ययन द्वारा कैंसर का पता लगाया जाता है। आंतरिक अंगों में कैंसर का पता लगाने के लिए रेडियोग्राफी, यानी कि अगर आंतरिक अंगों में अगर कैंसर है तो उसके लिए हम लोग कैसे पता लगाते हैं, रेडियोग्राफी, एक्स किरणों द्वारा। अगला हमारा कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जैसा कि आप चित्र में देख रही है, हमारा क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, ठीक ना। अगला हमारा है चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में MRI। आदि तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो ये सारी तकनीकें हैं जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं किसी व्यक्ति को कैंसर है कि नहीं है। अगला है हमारा रुधिर की जांच, अधिश्वेत रक्तता, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया की जांच के लिए रुधिर के नमूने में रुधिर कणिकाओं की गणना कर मालूम किया जाता है कि रुधिर कैंसर ल्यूकेमिया है कि नहीं। अगला पॉइंट है हमारा प्रतिरक्षियों का उपयोग कर कैंसर का पता लगाया जा सकता है, यानी कि हम लोग प्रतिरक्षियों का भी उपयोग करके कैंसर का पता लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कैंसर के उपचार में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसकी जानकारी आरंभिक काल से ही कर ली जाए। आबुर्द बनने के प्रारंभ से ही इस पर नियंत्रण, यहाँ पे नियंत्रण होगा, आसानी से किया जा सकता है। जब आबुर्द आसपास अथवा दूरस्थ ऊतकों को प्रभावित करने लगता है तब नियंत्रण में कठिनाई होती है, यानी कि जो ट्यूमर होता है जब फैलने लगता है आसपास की कोशिकाओं में या फिर ऊतकों में, तो इसको नियंत्रण करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। अगर हम इसको प्रारंभ में या फिर पहले ही पता कर लेते हैं तब इसको नियंत्रण करने में क्या होती है, आसानी होती है, ठीक ना। यानी कि अगर हमें पहले ही जानकारी या फिर आरंभिक जानकारी या फिर पहले से ही पता चल जाए कि कैंसर है, ठीक ना, तो उसका निदान आसानी से हो सकता है। अब हम लोग कैंसर के उपचार के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैंसर ट्रीटमेंट। कुछ कैंसर के प्रति वंशागत सुग्राहित वाले व्यक्तियों में जीनों का पता लगाने के लिए आणविक जैविकी का प्रयोग होता है। ऐसे जीनों की जांच आवश्यक है जो व्यक्तियों को विशिष्ट कैंसर के प्रति प्रभावित करते हैं। प्रभावित कहने का मतलब है यहाँ पे आगाह कराते हैं। उपचार की पहली विधि हमारी है रेडियोथेरेपी। इस चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को विकिरण द्वारा नष्ट किया जाता है। दूसरा हमारा क्या है, कीमोथेरेपी, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, रसायन चिकित्सा।
इस चिकित्सा में कैंसर का उपचार एंटी कैंसर दवाइयों से किया जाता है, जिसके कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि बालों का झड़ना, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं एलोपीसिया, व अरक्ता इस चिकित्सा के दुष्प्रभाव हैं। तीसरा हमारा, आजकल अधिकांश कैंसर का उपचार शल्यक्रम, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं सर्जरी, विकिरण चिकित्सा, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं रेडियोथेरेपी, व रसायन चिकित्सा के संयोजन से भी किया जाता है। यानी कि इन तीनों को मिलाकर भी क्या करते हैं कैंसर का उपचार कर सकते हैं, ठीक ना। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में इंटरफेरॉन का भी उपयोग किया जाता है, और अगर हमको कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना है तो हम लोग इंटरफेरॉन का भी उपयोग करते हैं, जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर उसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करता है। जो क्या करता है, जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, शरीर की कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, ठीक ना। तो इसी के साथ हमारा कैंसर का टॉपिक समाप्त होता हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के बारे में, यानी कि जो नशीली दवाएं होती है और शराब का हम लोग दुरुपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान में युवाओं में शराब को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं अल्कोहल, व ड्रग का प्रचलन बढ़ा है, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। साधारणतः ओपियोइड्स, कैनाबियोइड्स और कोका एल्कोलॉइड्स का उपयोग युवाओं द्वारा किया जाता है। इनका साधारण परिचय यहाँ दिया गया है, ठीक ना। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ से ये सारे जो ड्रग्स हैं मिलते हैं, ठीक ना। जो ये ओपियोइड्स है ये यहाँ से मिलता है, ठीक ना, और जो कैनाबियोइड्स है यहाँ से मिलता है, ठीक ना, और जो आगे का ड्रग है वो इस चीज़ से मिलता है। तो जिनके बारे में हम लोग आगे आने वाली स्लाइडों में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हमारा ओपियोइड्स। ये अवसादक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं डिप्रेसेंट ड्रग होती है, जो हमारी शरीर की क्रिया को धीमा कर देती है। तो जो अवसादक होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी शरीर की क्रिया को धीमा कर देते हैं। ये हमारे पाचन तंत्र से होकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित ओपियोइड्स ग्रहियों से जुड़कर उनकी क्रियाओं को धीमा करते हैं। जो ये ड्रग होती है हमारे पाचन तंत्र से होकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित जो ओपियोइड्स ग्रहियाँ होती हैं, यानी कि जो इस ड्रग को एक्सेप्ट करती हैं, उनसे जुड़कर क्या करती है, उनकी क्रियाओं को धीमा कर देती है, जिसके कारण जो हमारी शरीर की क्रिया होती है वो भी धीमी हो जाती है। मॉर्फिन शल्य क्रिया में उपयोगी होती है, ये दर्द निवारक की तरह कार्य करती है। जो मॉर्फिन होती है वो क्या कहते हैं अवसादक ड्रग होती है, और जो कि शल्य क्रिया में क्या होती है बहुत ही उपयोगी होती है। शल्य क्रिया मतलब कि सर्जरी के दौरान बहुत ही उपयोगी होती है, क्योंकि जो मॉर्फिन होती है वो दर्द निवारक की तरह क्या करती है, कार्य करती है। हमारा अगला पॉइंट है प्राप्ति पादप, यानी कि ये किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये अफीम को हम लोग क्या बोलते हैं ओपियम या फिर पॉपी। वनस्पति नाम क्या है इसका, पेपावर सोमनीफेरम, ठीक ना। इसका वनस्पतिक नाम क्या है, पेपावर सोमनीफेरम। के लैटेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं दूध के निष्कर्षण से प्राप्त होता है। तो अफीम कहाँ से प्राप्त होती है, जो ये आप देख रहे हैं ये पॉपी का सीड है, जब इसमें कट या फिर चीरा लगाते हैं जो इसका दूध निकलता है इसी से अफीम बनता है, ठीक ना। और ये पौधा किसका है, सोमनीफेरम का है, ठीक ना। पेपावर सोमनीफेरम हम लोग क्या बोलते हैं पोस्ता का दाना भी इसी से प्राप्त होता है, इसी के पौधे से। जब इस पौधे में पुष्प कली बन जाती है तो उसमें हल्का चीरा लगाकर लैटेक्स निकाला जाता है। लैटेक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं दूध या मॉर्फिन होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मॉर्फिन बोलते हैं, ठीक ना। अब हम पढ़ेंगे बनाने की प्रक्रिया, यानी कि मॉर्फिन को कैसे बनाते हैं। इसे मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है, जिससे यह रासायनिक रूप से डाईएसिटिल मॉर्फिन कहलाता है। तो इससे किससे प्राप्त करते हैं, मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं डाईएसिटिल मॉर्फिन कहते हैं। ये सफ़ेद पाउडर के रूप में होता है, और ये कैसा होता है सफ़ेद पाउडर के रूप में प्राप्त होता है। या गंधहीन तीखा को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में बिटर है, बिटर को हम लोग कड़वा भी बोलते हैं। रवेदार को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइन यौगिक है। इसे सामान्यतः स्मेक या हीरोइन के नाम से जाना जाता है। इसे नाक द्वारा सांस लेकर अंदर खींचा जाता है, और इसको हम लोग कैसे लेते हैं, नाक द्वारा सांस लेकर अंदर खींचते हैं, या इंजेक्शन द्वारा भी लिया जा सकता है, और ये इंजेक्शन द्वारा भी क्या करते हैं लिया जा सकता है। अगला ड्रग है हमारा कैनाबिनॉइड्स। ये भी अवसादक होते हैं, यानी कि ये भी क्या होते हैं अवसादक होते हैं, यानी कि हमारी शरीर की क्रिया को क्या करते हैं धीमा करते हैं। जो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित कैनाबाइड्स ग्रहियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, यानी कि जो इसकी ग्राही प्रेजेंट होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है। ये प्रायः रक्त परिवहन तंत्र को प्रभावित करते हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसको किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये भांग वनस्पतिक नामक कैनेबिस सटाइवा, यानी कि जो भांग का वनस्पतिक नाम क्या है कैनेबिस सटाइवा। पौधे के पुष्पक्रम पर्ण व पौधे की राल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं रेजिन। जैसे कि आप ये पेड़ों पे देख रहे हैं, ये ब्राउन कलर की जो संरचना आपको दिख रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं राल कहते हैं, से प्राप्त किए जाते हैं।
बनाने की प्रक्रिया। चूँकि ये कुछ रासायनिक यौगिकों का समूह है, इसमें कैनबिस सटाइवा के पुष्पक्रम, पर्ण, राल व पुष्प के शीर्ष भाग को अलग अलग मात्रा में मिलकर नए संयोजन बनाए जाते हैं। इसमें जो कैनबिस सटाइवा का पौधा होता है उसका हम लोग पुष्प लेते हैं, पर्ण लेते हैं यानी कि पत्ती लेते हैं, या फिर राल लेते हैं। राल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिन, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है इसको भी लेते हैं, ठीक ना। या पुष्प के शीर्ष भाग को लेकर इनको अगर हम लोग अलग अलग मात्रा में मिलाएं तो इनसे नए संयोजन बनते हैं, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, जिससे मैरिजुआना, चरस, गांजा, भांग व हशीश बनाने के काम में आते हैं, ठीक ना। तो इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम लोग अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। आमतौर पर इन्हें धूम्रपान या मुंह द्वारा चबाकर शरीर के अंदर लिया जाता है, और आमतौर पर हम लोग इन्हें क्या करते हैं, धूम्रपान या फिर मुंह द्वारा चबाकर शरीर के अंदर लेते हैं। कुछ खिलाड़ी कैनाबॉइड्स का दुरुपयोग करते हैं, और जो कुछ खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, कैनाबॉइड्स का दुरुपयोग करते हैं। अगला ड्रग है हमारा कोका एल्कोलाइड्स। इसे कोकीन कोका के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, कोकीन कोका। या एक उद्दीपक को इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेंट, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित कर कार्य करता है। ये क्या करता है, जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसे क्या कर देता है, उद्दीपित कर देता है। उद्दीपित कहने का मतलब है उसको प्रभाव में ला देता है। यह तंत्रिका प्रेषक या न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के संवहन को रोक देती है। और जो ये तंत्रिका प्रेषक होती है क्या करती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर एक तरीके का सिग्नल होता है जो डोपामिन के संवहन को क्या कर देती है, रोक देती है। यानी कि जो डोपामिन होता है उसके संवहन को क्या कर देती है, रोक देती है। इसे सांस के साथ ही खींचा जाता है, और इसके हम लोग किसके थ्रू लेते हैं, सांस के साथ ही बॉडी में लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये किस पौधे से प्राप्त होता है। इसे एरिथ्रोजाइलम कोका नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो कि मूलतः दक्षिण अमेरिका का पौधा है। तो इसे कहाँ से प्राप्त करते हैं, एरिथ्रोजाइलम कोका से ही हम लोग क्या करते हैं, इसे प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं ये वही पौधा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोजाइलम कोका कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अब हम लोग इसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। कोकीन, जिसे कोका या क्रैक के नाम से भी जाना जाता है, यह एक उद्दीपक है जो शरीर में उत्तेजना, सुख आभास, यहाँ पे सुख आभास होगा, और स्फूर्ति पैदा करता है, परंतु अधिक मात्रा लेने पर विभ्रम हो जाता है। विभ्रम कहने का मतलब है जो हमारा माइंड होता है वो ऐसी काल्पनिक स्थिति में होता है जिसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विभ्रम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे धतूरा व बेलाडोना के बारे में। धतूरा एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे से प्राप्त होता है। तो जो धतूरा है वो किस पौधे से प्राप्त होता है, एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे से प्राप्त होता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ठीक ना। ये धतूरा की पुष्पी शाखा है। धतूरे के बीज व एट्रोपा बेलाडोना का संपूर्ण वायवी पादप भाग, वायवी पादप भाग कहने का मतलब है जो जड़ के ऊपर वाला पूरा पेड़ का हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायवी पादप भाग कहते हैं। नशीले पदार्थ के रूप में काम आते हैं। तो ये पूरा जो वायवी पादप भाग होता है वो किसके काम में आता है, नशीले पदार्थ के रूप में काम में आता है। ये विभ्रम को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन उत्पन्न करते हैं। इसके अधिक सेवन से मृत्यु भी हो सकती है। तो विभ्रम का मतलब मैंने अभी क्या कहते हैं, पिछली स्लाइड में बताया था, और इसके अधिक सेवन से क्या होता है, मृत्यु हो जाती है या फिर मृत्यु भी हो सकती है। अगला ड्रग है लाइसर्जिक अम्ल डाइएथिल एमाइड्स, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं LSD। ये कैल्वीसेप्स परपेरिया नामक कवक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फंगस के फ्रूटिंग बॉडी के रस से बनाई जाती है। तो जो ये ड्रग है किससे बनाया जाता है, कैल्वीसेप परपेरिया। जो आप ये देख रहे हैं ये गेहूं का जो ये ब्लैक का ये पार्ट दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्वीसेप परपेरिया, ठीक ना। जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, यानी कि जो ये बॉडी है ना, इसी से क्या कहते हैं, ये ड्रग बनाई जाती है, ठीक। यह कवक राई व गेहूं में रोग कारक परजीवी होता है, और जो ये कवक होता है राई या फिर जो गेहूँ होता है उसमें परजीवी होता है, यानी कि उनको नुकसान पहुँचाता है। यह मानसिक उत्तेजना उत्पन्न कर विभ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न करता है, और ये क्या करता है, मानसिक उत्तेजना उत्पन्न करता है जिससे कि विभ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसे अवसाद व अनिद्रा के रोगियों को दवा में भी दिया जाता है, और इसे क्या कहते हैं, जो अवसाद यानी कि जो डिप्रेशन में हो या फिर जिसको नींद ना आ रही हो, उन रोगियों को क्या कहते हैं, दवा के रूप में भी दे सकते हैं। परंतु अधिक मात्रा लेने पर, लंबे समय तक लेने पर शरीर की मनोदशा बदल देती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शिथिल कर देती है, यानी कि उसको क्या कहते हैं, रोक देती है एक तरीके से, यानी कि स्टेबल कर देती है। यानी कि जो हमारा दिमाग होता है वो बहुत चीज़ें सोचता नहीं, यानी कि वो टोटली ब्लैंक हो जाता है, ऐसी कंडीशन में होता है, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों का असमंजस बिगड़ जाता है।
जाता है और जिससे क्या कहते हैं जो शरीर के विभिन्न अंग है उनका जो कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे के साथ वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। ठीक ना। अगला ड्रग है हमारा एम्फेटामिन। यह अनिद्रकारी औषधि है जो नींद नहीं आने देती और ये एक ऐसी औषधि होती है जो नींद को ही नहीं आने देती है, परंतु लोग लगातार लंबे समय तक काम करने के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं। बारबिट्रेट यह अनुकंपी तंत्र को प्रेरित कर सक्रियता लाती है और जो बारबिट्रेट नाम की जो दवा होती है जैसा कि आप चित्र में देखेंगे, ये क्या करते हैं जो अनुकंपी तंत्र को क्या करती है, प्रेरित करके सक्रियता लाती है। अनुकंपी तंत्र ऐसा तंत्र होता है जो बॉडी को क्या कहते हैं, ब्रेन से जोड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुकंपी तंत्र कहते हैं। तो उसको प्रेरित करती है और क्या करती है, उसमें सक्रियता लाती है ताकि हम लोग हमेशा सतर्क रहें और लंबे समय तक जग सकें। इसके अतिरिक्त बारबिट्रेट, बेंजोडाइज़ेपिन, मियाडोन, पेथिडीन आदि ड्रग भी लंबे समय तक लेने पर लत में बदल जाती है। अगर ये ड्रग्स जो ऊपर दिए गए हैं इनको हम लंबे समय तक लें तो ये लत में बदल जाती हैं। विश्व में अलग अलग जगह पर अलग अलग एल्कोलाइड को औषधि धार्मिक कार्यों में वर्षों से काम में लिया जा रहा है। तो विश्व में जो अलग अलग जगह है वहाँ पे जो एल्कोलाइड होता है उनको औषधि के रूप में या फिर धार्मिक कार्यों में वर्षों से काम में लिया जाता है, परंतु जबकि इनकी मात्रा अधिक और लंबे समय तक ली जाती है तो ये खतरनाक हो जाती हैं। अगर इनकी मात्रा हम लोग लंबे समय तक लें तो ये क्या हो जाती हैं, खतरनाक हो जाती है, यानी कि हमें एक नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती हैं। हमारा अगला टॉपिक है निकोटीन। निकोटीन कहाँ पाई जाती है, तंबाकू के अंदर पाई जाती है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट के अंदर पाई जाती है। तंबाकू का उपयोग मनुष्य पिछले 400 से भी अधिक वर्षों से कर रहा है। इससे वह बीड़ी, सिगरेट, हुक्के आदि के रूप में इसके पत्ते को चबाकर या अच्छी तरह पीसकर नाक द्वारा सूंघकर ग्रहण करता है। तंबाकू में निकोटीन होता है जो एड्रेनलिन ग्रंथि को उद्दीपित करता है, यानी कि जो तंबाकू में जो निकोटीन होता है वो क्या करता है, हमारी एक ग्रंथि होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन ग्रंथि कहते हैं। ठीक ना। और इसे क्या कर देता है, उद्दीपित कर देता है, यानी कि उसको प्रभाव में या फिर इसको सक्रिय कर देता है बहुत, जिससे यह ग्रंथि एड्रेनलिन व नॉन एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव बढ़ा देती है और जिससे कारण जो ये ग्रंथि होती है वो क्या करती है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, जिससे उत्तेजना, रक्तचाप, श्वसन दर व हृदय गति बढ़ जाती है और जिससे कारण क्या होती है, जो उत्तेजना होती है या फिर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी का और जो श्वसन दर होता है और जो हृदय की गति होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस चीज़ से जो मनुष्य की कार्य दक्षता है वो भी बढ़ जाती है। इसका प्रभाव हम लोग पढ़ते हैं। इसका प्रभाव क्या है, तंबाकू के धुएं को शरीर के अंदर खींचने से रक्त में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है या CO रक्त से जुड़कर शरीर में ऑक्सीजन की कमी पैदा करती है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारी ब्लड से क्या कर देता है, जुड़ जाता है। ठीक ना। जुड़ने के बाद हमारी शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पैदा कर देता है। इसको चबाकर खाने से जठर व्रण, इसे इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, यानी कि जो पेट के अंदर जो छाले पड़ते हैं वो तंबाकू की वजह से ही पड़ते हैं। मुख व गले आदि की बीमारी जैसे कैंसर को भी जन्म देते हैं, यानी कि जो मुंह में या फिर गले में क्या कहते हैं जो बीमारियां होती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर को भी ये क्या करते हैं, जन्म देते हैं। वर्तमान में सरकार ने इसके उपयोग को कम करने के लिए एल्कोलाइड के सभी उत्पादों पर वैधानिक चेतावनी को लिखना अनिवार्य कर दिया है। जैसे सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि इसके उपयोग से कैंसर होता है, ऐसे ही जर्दे, तंबाकू आदि सभी तंबाकू उत्पादकों पर चेतावनी लिखी होती है, परंतु फिर भी इनका उपयोग परामर्श व जन चेतना की आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब है इनका यूज़ क्या कहते हैं, बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसी चीज़ों के उपयोग को केवल वैधानिक चेतावनी से काम नहीं किया जा सकता और ऐसी चीज़ों के उपयोग को केवल हम लोग वैधानिक चेतावनी से कम नहीं कर सकते हैं। ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था और ड्रग, अल्कोहल कुप्रयोग, यानी कि जो ड्रग का और या फिर अल्कोहल का क्या प्रभाव होता है जब हम उसकी लत लगा लेते हैं। ठीक ना। या फिर उसका हम कुप्रयोग करने लगते हैं। बालक की 12 से 18 वर्ष की उम्र में किशोरावस्था माना जाता है। तो अगर बालक क्या कहते हैं 12 से 18 वर्ष का है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। ये वो अवस्था है जो बचपन को युवा अवस्था से जोड़ती है और ये ऐसी अवस्था होती है जो बचपन को युवा अवस्था से जोड़ती है, यानी कि बचपन से अब जो व्यक्ति है वो युवा अवस्था में प्रवेश करता है, यानी कि वो बड़ा हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे में बहुत से शारीरिक, मानसिक व व्यवहारात्मक परिवर्तन होते हैं, जिससे वो बालक क्या करता है, अपनी प्रभावी पहचान को क्या करना चाहता है, समाज में बढ़ाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जो बालक होता है वह कभी कभी अनजाने में या तो कभी कभी आकर्षण, यानी कि ड्रग के प्रति क्या होता है, उनका आकर्षण बढ़ जाता है, या फिर जो अल्कोहल होता है उनके प्रति क्या होते हैं, वो आकर्षित हो जाते हैं। परंतु यदि वह ड्रग अल्कोहल लेना जारी रखता है तो उसका आदी हो जाता है।
अगर कोई भी मनुष्य क्या कहते हैं ड्रग या फिर अल्कोहल क्या कहते हैं लेना जारी रखता है तो उसका क्या हो जाएगा, आदी हो जाएगा, यानी कि उसको उसकी लत लग जाएगी और खुशी समस्याओं में उनका प्रयोग करने लगता है, क्योंकि ये चीज़ें उसे खुशी या सुकून का अनुभव कराती हैं और वो हर समय चाहे खुशी हो चाहे कोई समस्या हो या फिर कोई दुख हो वो उनका प्रयोग करने लगता है, क्योंकि ये चीज़ें क्या करती हैं उन्हें खुशी या फिर सुकून का अनुभव कराती हैं, यानी कि उन्हें शांत रखती हैं। किशोरों की प्राकृतिक जिज्ञासा, प्रतियोगिता की अंधी दौड़ एवं नशे को प्रगति का सूचक मानना आदि ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से किशोर ड्रग व अल्कोहल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अगला पॉइंट है हमारा, टेलीविज़न व सिनेमा में हीरो को शराब सिगरेट पीकर बड़े बड़े काम करते देखना, लड़कियों को प्रभावित करना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बच्चे देखते हैं। इनसे प्रभावित होकर वे भी शराब सिगरेट का उपयोग करने लगते हैं। वर्तमान में समाचार पत्र, अखबार, पत्रिकाओं, इंटरनेट आदि पर दिखाए जाने वाले प्रचारों में भी बच्चे प्रभावित होते हैं और इनके प्रति आकर्षित होते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा टेलीविज़न या फिर सिनेमा के हीरो को देखते हैं या फिर अखबार, पत्रिकाओं या फिर इंटरनेट आदि पे ये हर जगह क्या कहते हैं शराब या फिर सिगरेट पीकर बड़े बड़े कामों को अंजाम देने की चीज़ें देखते हैं। तो इसी वजह से जो बच्चे होते हैं इसके प्रति क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। कभी कभी बच्चा इन चीज़ों को घर के बड़ों से भी सीखता है और कभी कभी जो बच्चा होता है इन चीज़ों को घर के बड़ों से भी सीखता है देख के, तथा बच्चे अपने दोस्तों के दबाव में भी ऐसी चीज़ें सीखते हैं और जो बच्चे होते हैं अपने दोस्तों के भी दबाव में ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं या फिर ऐसी चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं। कभी कभी बच्चे अधिक तनाव या घरेलू समस्याओं के कारण भी ऐसी आदतों के शिकार हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यसन और निर्भरता के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। व्यसन मतलब होता है किसी चीज़ का लत लगना और उस पर निर्भर हो जाना। व्यसन नशा लेने की वह स्थिति होती है जिसमें बालक या फिर मनुष्य नशे के प्रति मनोवैज्ञानिक रूप से आसक्त हो जाता है और उसकी ज़रूरत नहीं होते हुए भी नशे की आवश्यकता महसूस करता है और वे अपने आप को अधूरा और बेचैन महसूस करते हैं। तो व्यसन वह स्थिति होती है जो मनुष्य को क्या करती है, मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित कर देती है। अगर उसे नशे की ज़रूरत नहीं भी है तब भी वो क्या कहते हैं, नशे की आवश्यकता को महसूस करता है और अपने आप को अधूरा और बेचैन महसूस करने लगता है। नशे के बार बार लेने से हमारे शरीर के ग्राही नशे के आदी हो जाते हैं और नशे के प्रति सहन शक्ति को बढ़ाते जाते हैं, जिससे नशे की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। परंतु नशे की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है और नशे की लत पड़ जाती है। अब हम व्यसन और निर्भरता में आगे पढ़ते हैं। यह व्यक्ति के मन की वह स्थिति है जब शरीर को नशे की आवश्यकता नहीं होती है परंतु मन उसके प्रति आसक्त हो जाता है और उसके बिना रह नहीं पाता और उसके बिना विनिवर्तन संलक्षण, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिंड्रोम दिखने लगता है, जिससे बेचैनी होना, तेज पसीना आना, शरीर में कंपन होना, चिंता, निद्रा और मांसपेशियों में अनियमित खिंचाव, दुर्बलता, असहायपन, गला सूखना आदि। कहने का मतलब यहाँ पे ये, अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, अगर उसका हम लोग नशा छुड़वा दें या फिर उसे नशा ना दें या फिर नशे की चीज़ें ना दें तो उसके अंदर क्या कहते हैं, एक सिंड्रोम देखा जाता है जिसे इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिंड्रोम, और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विनिवर्तन संलक्षण। यानी कि ऐसे लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं जिनमें से कुछ लक्षण क्या है हमारा, बेचैनी होना, तेज पसीना आना, शरीर में कंपन होना, चिंता, निद्रा, दुर्बलता, असहायपन आदि। तो ये ऐसे लक्षण होते हैं जो नशा छुड़ाने की स्थिति में देखे जाते हैं व्यक्ति के अंदर। ऐसी अवस्था में व्यक्ति सभी पारिवारिक व सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए हर हालत में नशा लेना चाहता है और ऐसी अवस्था में जो वो व्यक्ति होता है वो पारिवारिक व फिर सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए वो क्या करता है, हर हालत में नशे को क्या कर रहता है, लेना चाहता है या फिर उसे अपनाता है या फिर उसके प्रति बहुत ही आसक्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रग और अल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव के बारे में। ड्रग और अल्कोहल के तत्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। ड्रगों की अत्यधिक मात्रा से श्वसनपात यानी कि सांस लेने में विफल होना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर, हृदयपात को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर, अथवा प्रमस्तिष्क रक्त प्रवाह जिसे कि हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल हेमरेज, यानी कि जो दिमाग की जब नस फट जाती है या फिर जो खून निकलता है उससे कि हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रल हेमरेज कहते हैं, के कारण संप्रिच को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कोमा एक ऐसी स्थिति होती है व्यक्ति क्या कहते हैं, जीवित होते हुए भी जीवित नहीं होता है और मृत्यु हो सकती है। ड्रगों का संयोजन या अल्कोहल के साथ उनके सेवन का आमतौर पर या परिणाम अतिमात्रा होती है।
युवा में ड्रग और अल्कोहल दुरुपयोग के सबसे समान लक्षण शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज में अनुपस्थिति, व्यक्तिगत स्वच्छता के रुचि में कमी, एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशील और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, शौक की रुचि में कमी, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन में घटबढ़ आदि हैं। तो युवाओं के अंदर ड्रग या फिर अल्कोहल के दुरुपयोग से निम्न लक्षण हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा। ड्रग अल्कोहल के कुप्रयोग के दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। अगर कुप्रयोगकर्ता को ड्रग अल्कोहल खरीदने के लिए पैसे भी ना मिले तो वह चोरी का सहारा ले सकता या फिर सकती है। ये प्रतिकूल प्रभाव केवल अल्कोहल का सेवन करने वाले तक सीमित नहीं रहता। कभी कभी ड्रग अल्कोहल आदि का अपने परिवार या मित्र आदि के लिए भी मानसिक और आर्थिक कष्ट का कारण बन सकता या सकती है। जो अंतःशिरा द्वारा या फिर सुई या सिरिंज से सीधे ही सिरा में इंजेक्शन लेते हैं, सिरा को हम लोग क्या बोलते हैं, नस, ड्रग लेते हैं, उनको एड्स और यकृत शोथ बी जैसे गंभीर संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। जो एड्स और यकृत शोथ बी या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में हेपेटाइटिस बी, ये ऐसी समस्या है जो कभी भी ठीक नहीं होती, यानी कि इनका इलाज संभव नहीं होता है और ये संक्रमण होने की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। अगर इन रोगों से या फिर इन विषाणुओं से कोई संक्रमित व्यक्ति है, अगर वह सुई और सिरिंज को साझा प्रयोग करे, यानी वही सेम सिरिंज या फिर सुई एक से अधिक लोग प्रयोग करें, तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है या फिर स्थानांतरित हो जाता है। एड्स और यकृत शोथ बी, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी, इसको मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया था। दोनों ही संक्रमण चिरकारी संक्रमण है, यानी कि ये संक्रमण लंबे समय तक रहते हैं और ठीक भी नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है चिरकारी संक्रमण है और अंततः घातक हो जाते हैं और लास्ट में आते आते ये कैसे हो जाते हैं, घातक हो जाते हैं। एड्स पति पत्नी द्वारा मैथुन से स्थानांतरित होता है और एड्स जो बीमारी होती है वो पति पत्नी के लैंगिक संबंध दौरान भी क्या हो जाती है, स्थानांतरित होती है। जबकि यकृत शोथ भी संक्रमित रुधिर द्वारा स्थानांतरित होता है और जबकि जो यकृत शोथ भी होता है वो संक्रमित रुधिर द्वारा क्या होता है, स्थानांतरित होता है। अगर हम संक्रमित रुधिर अगर किसी व्यक्ति में चढ़ा देते हैं तब क्या कहते हैं, ये यकृत शोथ भी उसे हो जाएगा या फिर उसकी सिरिंज इस्तेमाल कर ले तब होता है। किशोरावस्था के दौरान अल्कोहल के सेवन का दीर्घकालिक प्रभाव भी हो सकता है। इससे प्रौढ़ावस्था में बहुत अधिक पीने की लत लग सकती है। ड्रग और अल्कोहल के चिरकारी उपयोग से तंत्रिका तंत्र और यकृत को क्षति, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिरोसिस पहुंचती है, ठीक ना। अगर अल्कोहल का ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं तो यकृत को क्षति कहने का मतलब यहाँ पे जो हमारा लीवर है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सिरोसिस कहते हैं। ऐसा भी ज्ञात है कि गर्भावस्था के दौरान यहाँ पे ड्रगों होगा एवं अल्कोहल का उपयोग गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ड्रगों का एक और दुरुपयोग कुछ खिलाड़ियों के द्वारा अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए हो सकता है। वे खेलों में स्वपक पीड़ाहार, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, यानी कि इसको लेने से क्या कहते हैं, शरीर बहुत एक्टिव रहती है और दर्द का एहसास नहीं होता है। उपापाची, स्टेरॉइडों, मूत्रल दवाओं और कुछ हार्मोन का कुप्रयोग मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने और आक्रामकता को बढ़ाने और फलस्वरूप खेल प्रदर्शन के लिए करते हैं। तो ये दवाएं क्या करती हैं, मांसपेशियों को क्या कर देती हैं, शक्तिशाली बनाती हैं और उनकी जो आक्रामकता है, यानी कि जो काम करने की स्थिति है, उसको बहुत ही आक्रामक बना देती हैं और जिसके फलस्वरूप जो उनका खेल में जो प्रदर्शन है वो बढ़ जाता है या फिर उसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ये ऐसा करते हैं। महिलाओं में उपची स्टेरॉइडों के सेवन से अनुषंगी प्रभाव में पुरुषत्वन, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मैस्कुलिनाइजेशन, यानी पुरुष जैसे लक्षण, यानी कि स्त्रियों में क्या आ जाता है, पुरुष जैसे लक्षण आ जाता है। बड़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, असामान्य आतर्व चक्र, मुंह और शरीर पर बालों की अत्यधिक, भाग सेब का बढ़ जाना। भाग सेब क्या है, स्त्रियों का एक लैंगिक अंग है। आवाज़ का गहरा होना शामिल होना, यानी कि आवाज़ क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। पुरुषों में मुहासे, बड़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, वृषणों के आकार का घटना, शुक्राणु उत्पादन में कमी, यकृत और वृक्क की संभावित दुष्क्रियता, यानी कि जो लीवर और किडनी होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, यानी कि डिसफंक्शन हो जाती है। वक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, स्तन का बढ़ना, समय पूर्व गंजापन, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना शामिल है।
लंबे समय तक सेवन से ये प्रभाव स्थायी हो सकता है। और अगर लंबे समय तक हम ड्रग और क्या कहते हैं अल्कोहल का सेवन कर लें तो ये प्रभाव क्या हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। यानी कि ये पहले तो ये टेम्परेरी हो सकता है अगर इनका हम लोग थोड़े समय के लिए यूज़ करें, अगर लंबे समय तक यूज़ करिए तो ये प्रभाव एकदम परमानेंट हो जाएगा, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। युवा नर या स्त्रियों में मुंह और शरीर के सख्त मुहासे और लंबी अस्थियों के वृद्धि केंद्रों का कालपूर्व बंद होने के फलस्वरूप वृद्धि रुद्ध हो सकती है। इसका मतलब ये है जो लंबी अस्थियां से रिलेटेड है, यहाँ पे जो ये हमारी बोन मैरो होती है उनकी जो वृद्धि के केंद्र होते हैं वो समय से पहले क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो वृद्धि होती है मनुष्य की, यानी कि जो हाइट होती है वो क्या हो सकती है, रुक सकती है। ठीक ना, यानी कि जो बॉडी में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं दिख पाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे रोकथाम और नियंत्रण के बारे में। ये बहुत ही इजी टॉपिक है जिसको आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। अल्कोहल या ड्रग व्यक्ति किशोरावस्था में इनके प्रति अधिक आकर्षित होता है और ऐसी आदतों से हमें हमारे किशोर और युवाओं को बचना होगा, क्योंकि उपचार से बचाव ज़्यादा बेहतर होता है। हम निम्न उपाय कर इनसे बचाव व नियंत्रण कर सकते हैं। पहला है हमारा आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें। प्रत्येक बच्चे की अपनी पसंद और अपना व्यक्तित्व होता है जिसका सम्मान और जिसे प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे मामला अध्ययन, खेलकूद या अन्य गतिविधियों का हो। बालक को उसकी अवसीमा से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। शिक्षक और परामर्श समस्याओं और दबावों का सामना करने और निराशाओं तथा असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा एवं परामर्श उन्हें देनी चाहिए। यह भी उचित होगा कि बालक की ऊर्जा को खेलकूद, पढ़ाई, संगीत, योग और पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी स्वस्थ गतिविधियों की दिशा में भी लगाना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा माता पिता और समकक्षियों की सहायता लेना। माता पिता और समकक्षियों से फ़ौरन मदद लेनी चाहिए ताकि वे उचित मार्गदर्शन कर सकें। निकट और विश्वसनीय मित्रों से भी सलाह लेनी चाहिए। युवाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए समुचित सलाह से उन्हें अपनी चिंता और अपराध भावना को अभिव्यक्त करने में सहायता मिलेगी। अगला उपाय है संकट के संकेतों को देखना। सावधान माता पिता और अध्यापकों को चाहिए कि ऊपर बताए गए खतरे के संकेतों पर ध्यान दें और उन्हें पहचानें। मित्रों को भी चाहिए कि अगर वे परिचित को ड्रग या अल्कोहल लेते हुए देखें तो उस व्यक्ति के भले के लिए माता पिता या अध्यापक को बताने में हिचकिचाएं नहीं। इसके बाद बीमारी को पहचानने और उससे पीछे छुपे कारणों का पता लगाने के लिए उचित उपाय करने होंगे। इससे समुचित चिकित्सीय उपाय आरंभ करने में सहायता मिलेगी। अगला उपाय हमारा व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेना। जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश ड्रग अल्कोहल के कुप्रयोग रूपी दलदल में फंस गया है, उसकी सहायता के लिए उच्च योग्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिकों, मनोरोग वैज्ञानिकों की उपलब्धता और व्यसन छुड़ाने तथा पुनः स्थापना कार्यक्रम हेतु काफ़ी सहायता उपलब्ध है। ऐसी सहायता से प्रभावित व्यक्ति पर्याप्त प्रयासों और इच्छा शक्ति द्वारा इस समस्या से पूरी तरह का छुटकारा पा सकता है और पूर्ण रूप प्रसामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो ये कुछ उपाय थे जिनको हम लोगों को रोकथाम और नियंत्रण में पढ़ना था। ये बहुत ही ईजी पॉइंट थे, आप इसे आसानी से पढ़ के समझ पाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आपसे ना मिस हो सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने और भी मित्रों को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इस चैप्टर की नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऐप साइंस मेला को डाउनलोड करें। धन्यवाद।